इस घर में तो बस मुझे जलील करने के लिए ही रखा गया है। जिसका दिल चाहे आकर मुझे जलील कर लो। पहले एक आता है मेरी बेइज्जती करता है, फिर दूसरा आता है वो मेरी बेइज्जती करता है, तीसरा कमरे से निकाल देता है। इस घर में सिर्फ और सिर्फ जलील होने के लिए रह गई हूँ मैं। वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी जब सामने ही लॉन में नायरा को किताबें फैलाई मसरूफ देखा था। बंद करो ये किताब लड़की, सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, चूल्हा चौकी नहीं करनी। मेरी बहू बनकर आओगी तुम, मजाल है जो कभी सास को झांक कर भी देख लिया हो। अकल नाम की नहीं है और किताबें चाटने रोज बैठ जाती है। चाची मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं। इनके गुस्से पर वो परेशानी से कहने लगी थी। वो जानती थी इनका पारा हर वक्त हाई रहता है, लेकिन आज इतना गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ था। मैंने तेरी डिग्रियों का अचार नहीं डालना लड़की, जा मेरे लिए जाकर चाय बना कर ला। मेरा सर दर्द से फट रहा है। बल्कि सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए शाम की चाय बना और पकौड़े भी तल के दे। बाहर मैदान खाने में तो इस घर की बेटी ही जरूर है, लेकिन है तो मेरी बहू ना। जो काम तेरा है वो तुझे ही करना होगा। चाची कल मेरा बहुत मुश्किल पेपर है, मैं नहीं कर सकती मेरा अपना काम। मुझे कोई लेना देना नहीं है तेरे पेपरों से, और ना ही मुझे तेरी डिग्रियां चाहिए। जो कहती हूँ वो कर, वरना अच्छा नहीं होगा। लगता है भाभी बेगम सिर्फ हवेली को संभालने में लगी रहती हैं, बेटी पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उन्होंने बज़म के कमरे से निकलती माँ बेगम को देखकर तंज कसा था। नहीं नायरा तुम फ्राई करो बच्चे, मैं बना देती हूँ। आमना को चाय और अभी पकौड़े भी तल देती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुलाजमा अंदर है किचन में और जीनत बहुत अच्छे पकौड़े बनाती है, कल बनाए थे इसने, इसकी मदद ले लेती हूँ। मैंने ना तो जीनत से कहा है और ना ही आपसे, और अगर मुझे किसी मुलाजमा के हाथ से कुछ खाना होता तो मैं खुद कह सकती थी। मैंने अपनी बहू को कहा है और मुझे इसी के हाथ का खाना है। मेरी बहू है, आखिर मेरा इतना हक तो बनता है इस पर। कब तक आंचल में छुपा कर रखेंगी इसे। आखिर इसने फिर घर बार संभालना है। चाची मेरा बहुत मुश्किल पेपर है कल, आप क्यों। जाओ बेटा बनाओ, जो चाची कहती हैं वो करो बेटा। माँ बेगम ने इसे देखते हुए कहा तो उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। हाँ बस ये काम करवाने रह गए हैं, ये करवा लीजिए इससे, और लोग मुझे ताने मारेंगे कि मेरी बीबी कि मेरी बीवी एक डिग्री नहीं ले सकी। घुसा दीजिए इसे किचन में। आप लोग यही सब कुछ करवाइए। आप औरतों की सोचे किचन से शुरू होकर किचन पर ही खत्म हो जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आता। मोहम्मद जनान खाने की तरफ आते हुए सीधा अपनी माँ और माँ बेगम के सर पर सवार हुआ था। अम्मी मुझे बिरयानी खानी है, कल भी कहा था आपको। और माँ बेगम आपको तो लगता है आप मुझ पर प्यार आता ही नहीं है। आपकी बेटी का शोहर हूँ, यही सोचकर कभी अपने प्यारे प्यारे हाथों से कुछ खिला दीजिए। और मैडम आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, फेल मत हो जाना, बहुत बेइज्जती होगी मेरी। पूरे खानदान के सामने टशन मार कर आया हूँ कि मेरी बीवी खानदान की सबसे बड़ी लिखी लड़की है, और कोई काम करे ना करे लेकिन मेरी बीवी खानदान में सबसे लाइक फाइक है। हर किसी को पीछा छोड़ दिया है आपकी बहू ने अम्मी। लेकिन अब तो ये पेपरों के दौरान किचन में घुसने की बातें कर रही है। ये फेल होकर मेरी बेइज्जती करवाएगी पूरे खानदान में। वो आमना बेगम को ऐसे अंदाज में बता रहा था जैसे इन्हें शिकायत लगा रहा हो। ऐसे कैसे बेइज्जती करवाएगी तुम्हारी, हम किचन में घुसने ही नहीं देंगे। देख ले लड़की नंबरों में आना, वो जो पहले 3-4 होते हैं ना, इनमें मेरे बेटे का नाम नहीं खराब होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनाती हूँ, कल भी बनाने वाली थी लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी। आज मैं खुद अपने बच्चे को खिलाऊंगी। भाभी बेगम आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, आप वो अपना स्पेशल वाला मसाला दीजिए, मेरा बेटा इतने दिनों से फरमाइश कर रहा है। आमना बेगम लम्हे में बदलती किचन की तरफ गई थी, जबकि माँ बेगम नरमी से मोमरश का गाल छूती अपनी उंगलियों को लबू से लगा गई थी। इसके अंदाज पर मुस्कुराकर वो नायरा की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो इसे शुक्रगुजार नजर से देख रही थी। थैंक यू सो मच। बता नहीं सकती कि आज तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। उफ चाची तो जलाद बनी हुई थी, जबरदस्ती मुझे किचन में भेज रही थी। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी हेल्प की, तुम बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हो। वो खुशी से चहकी तो मोमरश मुस्कुराया था। मेरी जान तुम्हारे लिए कुछ भी है, तुम्हारा थैंक यू मुझे हरगिज नहीं चाहिए, बल्कि कल तुम्हारा आखिरी पेपर है तो इसके बाद तुम अपनी शर्त के मुताबिक मुझे फ्रेंच लॉन्ग ममरश डरटू कहीं के शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए वो गुस्से से इसके मुंह पर हाथ रख गई थी। चेहरा शर्म और खया से सुर्ख हो रहा था। वो कितनी बेबाकी से कोई भी बात कर देता था। माय डियर कचरा रानी, शर्म तो मुझे वैसे भी नहीं आती, और मैं यही चाहता हूँ कि कल तुम भी न शर्माओ और अपने वादे के इन मुताबिक आकर लिप टू मी 2 मिनट लॉन्ग। सौ बेशरम मरे होंगे और तुम पैदा हुए होगे, मैं यकीन से कह सकती हूँ। वो उसकी बेबाकियों पर किताबें समेटती जल्दी से वहां से निकलने का इरादा रखती थी, जब अचानक ही जहन में कोई ख्याल आया। मुझे मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। यरमाना का घर पर नहीं है और बरजमा का नूरम के साथ है। ऑफ कोर्स मेरी जान, क्यों नहीं, लेकिन मैं मुआवजा लूंगा अपने काम का। तुम्हें कुछ समझाते हुए बहुत दिमाग खपाना पड़ता है। वो माथे से मसनूई पसीना साफ करते हुए बोला था। या श्योर, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, वैसे भी मैंने आज सुबह ही काका से छीनी है। वो अपने मोतियों से दांत की नुमाइश करते हुए बोली थी। अल्लाह मेरी बहन के साथ लूट मार मचा कर रखी है तुमने। मैं बच्चों वाली चीजें नहीं खाता, मैं अपना मुआवजा लूंगा। 1 घंटे में स्टडी रूम में मिलो मुझे। अगर तुमने 1 मिनट भी ऊपर नीचे किया तो कल के पेपर में इन दोस्त वालों को हल नहीं कर पाओगी। वो कहते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया था, जबकि वो इसकी चोरी पुश्त को घूर कर रह गई थी।
शायद जमातें क्या कर ली थी, इसने नखरे आसमान को छूते थे इसके। कोई बात नहीं, इस बुक को अपनी पॉकेट मनी ही दे दूंगी। वैसे भी जब पेपर्स खत्म होंगे तब बहुत पैसे मिलेंगे मुझे, ऐसे मांगने वालों का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। वो काफी ऊंची आवाज में बोली थी। राधा इसे सुनाने का था और इसने सुना भी था और फिर पलटकर आंख दबाता कमरे में घुस गया था। सर सुबह यहाँ से लाश उठाई गई है। कोई लड़की थी, बहुत बुरे तरीके से मारा गया है, चेहरा भी बहुत खराब तरीके से झुलसा दिया गया था। पोस्टमार्टम करवाने से पता नहीं चल सका कि लड़की कौन थी, कहाँ की थी, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर लाश का सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही फेंका गया है। पुलिस वाले से तफसील से बता रहा था, जबकि इसके गार्ड्स भी इसके साथ ही खड़े थे। कल रात को लोग एला और जियान को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे। वापसी पर काफी ज्यादा देर हो गई थी। ऐसे में आसिर को कोई मसला ना हो, इसीलिए वो वहीं एक होटल में रूम लेकर वहां रहे थे। जब सुबह सुबह इसे अरबाज ने फोन करके बताया था कि इनके घर के बाहर एक लड़की की झुलसी हुई लाश मिली है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये लाश मुझे दिखाने के लिए यहाँ फेंकी गई है या किसी और मकसद के लिए। मुझे बस ये पता है कि तुम मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दो कि लड़की कौन थी, कहाँ की थी, इसका तल्लक कहाँ से था, किससे था। हर चीज मुझे शाम से पहले पहले पता चलनी चाहिए। पुलिस वाले को जाने का इशारा करता अरबाज के साथ वही जगह देख रहा था। सही मुझे तो ये रेशम भाई का काम लग रहा है। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग बार बार कहता है कि रेशम भाई ने यहाँ इस लड़की को मारकर फेंका है, आपको अपनी पावर दिखाने के लिए। पुलिस वाले के जाने के बाद अरबाज ने कहा तो अरबाज की बात पर वो खुलकर मुस्कुराया था। अच्छा, तो मतलब अब 2 टके की औरत मुझे अपनी पावर दिखाएगी, शावीर शाह को। और अगर शावीर शाह ने इसे अपनी पावर दिखा दी तो शक की बिना पर गिरफ्तार करवाओ, जरा इसे खबर लेते हैं इसकी भी। वो मुस्कुराकर कहता अंदर की तरफ कदम भरा गया था, जहां आसिर दाएं बाएं घूम रही थी। अब इस आफत की पुरिया को वो क्या मसला हो गया था, वो इसे अब इस आफत की पुरिया को क्या मसला हो गया था जो वो इतने गुस्से में थी। अरे अरे, मेरी चांद का मूड क्यों इतना ऑफ है, क्या हो गया है मेरे बच्चे को। वो घर के अंदर दाखिल होता सीधा इसके पास आया था। वो तेजी से दाएं बाएं घूम रही थी और जिस तरह से वो घूम रही थी साफ लग रहा था कि वो किसी बात को लेकर गहरी सोच में थी। मुझे खरगोश चाहिए अपना साथी, वैसा ही जैसा इस लड़की के पास था, बिल्कुल सेम टू सेम मुझे वो चाहिए। वो अचानक फरमाइश कर बैठी थी। कल एयरपोर्ट से वापस आते हुए इसने एक लड़की की गोद में छोटा सा खरगोश का बच्चा देखा था। पहले तो वो सिर्फ इसे देख देख कर खुश हो रही थी, लेकिन घर आते ही इसने फरमाइश कर डाली थी। जान, हम क्या करेंगे खरगोश का, हमारा अपना खरगोश दुनिया में आने वाला है। मेरे ख्याल में हमें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम खरगोश के पीछे भागती रहोगी। वो कह ही रहा था जब आसिर के एक्सप्रेशन ने इसके मुंह पर ताला लगा दिया। मुझे खरगोश चाहिए, वो भी आज शाम की अजान होने से पहले पहले। अगर आपने मुझे ना लाकर दिया तो मैं आपसे कभी भी नहीं बोलूंगी। आई मेरी बात समझ में, वैसे गुस्से से घोरते हुए कह रही थी, जबकि इतनी सी बात पर इसकी नाराजगी पर शावीर सर पर हाथ मारकर रह गया था। अब इस तरह की फरमाइश की भला क्या तुक बनती थी। अरे कोई रास्ते में थोड़ी पड़ा है जो उठाकर तुम्हें दे दूंगा। शाम की अजान होने में वक्त ही कितना बचा है। मैं करता हूँ किसी से राता, किसी के पास अगर खरगोश होगा तो मैं करवाता हूँ तुम्हारे लिए कुछ, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं होगा ना, सब्र से काम लेना होगा। मुझे समझाने की कोशिश करने लगा था। लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। मिस्टर शाह साईं, मुझे मेरा खरगोश चाहिए, वो भी शाम होने से पहले। अगर शाम की अजान से पहले मुझे मेरा अपना जाती खरगोश नहीं मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा इस लड़की के पास था, तो मुझसे बात मत कीजिएगा। वो भी अपनी बात मुकम्मल करती पैर पटकती सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चली गई थी, जबकि शावीर सर पकड़कर रह गया था। हमारे पास 20 मिनट है, शाम की अजान होने से पहले पहले खरगोश का छोटा सा बच्चा लाकर दो मुझे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम इस नौकरी से फारुक हो। इसने अरबाज को देखते हुए ऑर्डर जारी किया था। सर मैं आपका बॉडी गार्ड हूँ, खरगोशों के बच्चे किधर से ढूंढूंगा मैं। इसके हुक्म पर अरबाज भी परेशान हुआ था। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, जो कहा है वो करो, अगर नहीं कर सकती तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे तुम। वो गुस्से से बोला था। इसकी बात मानने के बजाय वो आगे से फजूल बहस कर रहा था। सर मैं क्या किसी और को शामिल कर सकता हूँ इस काम में, वो परेशानी से कहने लगा था। अरे पूरी दुनिया को शामिल कर लो बेशक इस काम में, लेकिन 20 मिनट के अंदर मुझे खरगोश का बच्चा मेरी बीवी की गोद में चाहिए। अगर नहीं मिला तो सबको फारग कर दूंगा। वो गुस्से से बात मुकम्मल करता ऊपर की तरफ चला गया था। अब इसकी बीवी किसी और की बात पर रूठ कर ना बैठ जाए। यार रूहा, इस दिन तुमने क्या खीर बनाई थी, मजा आ गया था। तुम तो खा ही नहीं सकी थी, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी ना। तुम्हारे कमरे में जाने के बाद हमने सारी खीर चट कर ली। मोमरश में और का आहा मजा आ गया था। क्या खीर बनाई थी तुमने, दोबारा कब बनाओगी। नायरा इसके पास बैठे इसे सवाल कर रही थी, जबकि खीर की याद आते ही रूहा ने सर पर हाथ मारा था। इस दिन इसने खीर बनाई थी, किसने खाई थी किसने नहीं खाई थी वो नहीं जानती थी। हाँ रूहा बेटा, तो इस दिन तुमने क्या कमाल की खीर बनाई थी। हमने तुम्हारी रसोई का इनाम रखा हुआ है, कमरे में आकर ले जाना। बड़े अब्बा वहीं बैठे बोले थे। बड़े अब्बा आप क्यों इनाम देंगे, इनाम तो मुजावर रखा देंगे ना, जैसा रूल है। मुझे मोमरश ने दिया था, रिदा भाभी को वालद अका ने दिया था। नायरा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अचानक ही खानदान के रूल समझाए थे। हाँ देनी तो इसी को चाहिए, लेकिन इसने तो खाया ही नहीं था ना कुछ भी। वो तो बस पागल ही हो गया था कि रूहा को चोट लगी है। बड़े इस दिन वाला मुजावर का अंदाज याद करते हुए बोले थे। क्या मतलब, मुजावर ने मेरे हाथ की बनी खीर नहीं खाई थी। वो जैसे सदमे में थी। इसने दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए अरमान और मोमरश को देखा था। निगाहें मुजावर को ढूंढ रही थी। अरे मेरी बच्ची, मैं बता तो रहा हूँ, इस बेचारे को होश ही कहाँ था किसी चीज का। बस ये पता था कि रूहा को चोट लग गई है, इसे तो होश ही नहीं था, बस रूहा रूहा ही किए जा रहा था।
बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। वरेबा के लहजे में यकीन था, जबकि वो इनकी बात सुन कहाँ रही थी। इसके तो कान में बस एक ही बात बज रही थी कि मुजावर ने इसके हाथ की बनी हुई खीर नहीं खाई थी। मुजावर को बुलाकर दे सकते हैं आप मुझे, इसने यरमान को घूर कर कहा था। जबकि इसके दबाग अंदाज पर यरमान एक कदम पीछे हटता मर्दान खाने की तरफ झुकते मुजावर जो अपने किसी दोस्त के साथ बैठा था इसको अंदर आने का इशारा कर चुका था। यकीनन इसके इशारे पर वो हैरान हुआ था। क्या हो गया है, क्यों बुलाया मुझे? मुजावर ने अंदर कदम रखते हुए यरमान से पूछा था, साथ ही मैदान खाने का दरवाजा बंद कर दिया था। जबकि यरमान ने बड़ी शराफत से रूहा की तरफ इशारा किया था जो इसे घूर रही थी। क्या इस तरह से घूर क्यों रही हो, जैसे कच्चा चपा जाओगी? वह सचमुच में इसके अंदाज से खौफजदा हुआ था। इसका घूरना बता रहा था कि मुजावर ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। जबकि वो रूठ कर इसके पास आती इसके सामने आ रुकी थी। यरमान फासला बनाते सीढ़ियों से उतरते काका की तरफ मुतवज्जो हो गया था। तुमने मेरे हाथ की बनाई हुई खीर नहीं खाई थी इस दिन मैंने किचन में 2 घंटे सर खपा कर क्या करने गई थी? तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है तुम्हारे पूरे खानदान के लिए खीरें बनाने का? वो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी और तुमने खाई ही नहीं। वजह जान सकती हूँ मुजावर शाह, तुम्हें क्या लगता है मैं मुफ्त की नौकरानी मिल गई हूँ तुम्हें, जो तुम्हारे खानदान के कहने पर रसोई की रस्म करने गई थी और आगे से तुम खाओगे ही नहीं? अल्लाह अल्लाह कैसी जुबान चला रही है ये लड़की। आमना बेगम किचन से निकलती रूहा को देकर बोली थी, ऐसे ही चलती है मेरी जुबान। मैं अपनी जुबान का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। यकीन करें मैं अपनी जुबान का इस्तेमाल आप पर नहीं करना चाहती। मैं अपने शोहर से बात कर रही हूँ तो बेहतर है कि आप चुप रहें और तुम जवाब दो मुझे। तुम्हारे इन बहन भाइयों के ठूसने के लिए बनाई थी मैंने वो खीर जो ये सब लोग चट कर गए, तुमने चखी भी नहीं। इसने बीच में नायरा और मोमरिश को रगड़ा था। मैंने तो थोड़ी सी खाई थी भाभी, मोमरिश ने जैसे अपनी सफाई पेश की थी। तो मैंने कौन सा बड़ा डोंगा चट कर लिया था, मैंने भी थोड़ी सी ही खाई थी। यरमान भी फौरन बोला, इतना बड़ा इल्जाम इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कैसे कह रही थी कि इनके भाइयों को खाने के लिए बनाया था? तो चुप हो जा, तेरे पे बात नहीं आ रही है। मोमरेश ने जैसे से रूहा के थीरू का रुख बताया था। शुक्र तो फिर ये सुनवा, कहते हुए काका की तरफ कदम बढ़ा गया था। इस दिन तुम्हें चोट लगी थी और मैं चोट लगी थी, मर तो नहीं गई थी ना? मेरा जो तुम जनाजा उठाने के लिए पहुंचे ना था ज्यादा जरूरी था? चोट लगी थी, मर नहीं गई थी मेरा। तुम्हारे इन बहन भाइयों के ठूसने के लिए बनाई थी मैंने वो खीर जो ये सब लोग चट कर गए, तुमने चखी भी नहीं। इसने बीच में नायरा और मोमरिश को रगड़ा था। मैंने थोड़ी सी ही खाई थी भाभी, मोमरिश ने जैसे अपनी सफाई पेश की थी। तो मैं कौन सा बड़ा डोंगा चट कर गया था, मैंने भी थोड़ी सी ही खाई थी। यरमान भी फौरन बोला था, इतना बड़ा इल्जाम इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कैसे कह रही थी कि इनके भाइयों के खाने के लिए बनाया गया था? तो चुप हो जा, तेरे पे बात ही नहीं आ रही। मोमरिश ने जैसे से रूहा की तीरू का रुख बताया था। शुक्र तो फिर ये सुन, वो कहते हुए काका की तरफ कदम बढ़ा गया था। इस दिन तुम्हें चोट लगी थी और मैं चोट लगी थी, मर नहीं गई थी मेरा। जो जनाजा उठाने के लिए पहुंचना ज्यादा जरूरी था। मेरे हाथ की बनाई हुई खीर क्यों नहीं खाई तुमने? वो गुस्से से इसका गिरबान पकड़ते झंझोड़ चुकी थी। रूहा, मेरे ख्याल में हमें रूम में चलना चाहिए, इस तरह से सबके सामने नहीं करते। वो इसका बाजू पकड़े से घसीटते हुए कमरे की तरफ लेकर जा रहा था। जिस तरह वो इसकी इज्जत का जनाजा निकाल रही थी, मुमकिन था कि वो इसके मुंह पर 2-3 मुक्के भी मार डाले। पूरे खानदान के सामने वो बीवी से मार खाता अच्छा थोड़ी ना लगता। अरे बाहर में जाओ तुम, वहां मैं किचन में 2 घंटे खड़ी होकर तुम्हारे लिए खीर बना रही थी, तुमने खाई ही नहीं। पैर भी चलाया था मैंने अपना और तुमने खीर ही नहीं खाई। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मेरी मेहनत क्या तुम्हें इतनी फालतू लगती है? समझ के क्या रखा हुआ है तुमने मुझे? मुफ्त की नौकरानी जो तुम्हारे लिए खाना बना बना कर तुम्हारी खिदमतें करेगी। वो कमरे में जाते तक बोलती ही रही थी, जबकि वो उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाता दरवाजा धड़ से बंद कर गया था। इसे ये बात किसने बताई थी कि इस दिन मोमरेश ने खीर नहीं खाई? इसे ये बात किसने बताई कि इस दिन मुजावर ने खीर नहीं खाई थी? मोमरेश ने नायरा की तरफ देखते सवाल किया था, क्योंकि इसे यकीन था कि इसे ऐसी आग नायरा ही लगा सकती है। बड़े अब्बा, मैं तो तारीफ कर रही थी इसकी कि इसने इतने मजे की खीर बनाई है, मुझे क्या पता था वो आगे से ऐसा रिएक्शन देगी। नायरा ने परेशानी से अपनी सफाई दी थी, जिस पर बड़े अब्बा बस कंधे उचका कर रह गए थे। वैसे यार, जो अभी तक खीर तो बाकी इस दिन बहुत मजे की थी, मेरे मुंह में अब तक टेस्ट है। मोमरेश ने बड़े अब्बा के पास बैठते हुए कहा तो बड़े अब्बा ने भी बेसाख्ता कहका लगाया था। अक्का, आपने मुझे तैयार होने के लिए कहा था, कहाँ जाना है हमने? काका ने अपने करीब खड़े यरमान को देखा था। फिर से पहले कि वो उसके मजीद करीब आता, वो जल्दी से सीढ़ियां उतरती मोमरेश के पास आ गई थी। अरे हाँ, तुमने यरमान के साथ आज डिनर पर जाना है, वारद अक्का ने कहा है। इससे पहले कि वो कुछ भी कहती, मोमरेश ने बड़े अब्बा को देखते हुए वारद का नाम लिया था, जिस पर बड़े अब्बा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया था। मुझे नहीं कहीं जाना कहीं भी। वो फौरन बोली थी, अरे ऐसे कैसे नहीं जाना? वारद अक्का ने कहा है कि तुम जा रही हो तो मतलब तुम जा रही हो। वैसे प्यारी लग रही हो तुमने। पहले तो ये ड्रेस नहीं पहनी, किसने लेकर दी थी इतनी प्यारी ड्रेस? वो इसकी ब्लू कलर की फ्रॉक देखते हुए कहने लगा था, आपने ही लेकर दी थी। और मुझे पता है आप अपनी तारीफ सुनना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं जानना चाहती कहीं भी। मोमरेश ने इसका ध्यान इधर उधर लगाने की कोशिश की थी, लेकिन काका इसके इस ख्याल से इनकार कर गई थी कि इसे यरमान के साथ बाहर जाना है।
क्यों नहीं जाना? यरमान तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर जाना चाहता है, तुम इसके निकाह में हो। काका ये बचकाना हरकतें छोड़ दो, तुम अगर निकाह कर ही लिया है तो फिर इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारे भाई इजाजत दे रहे हैं, बाबा इजाजत दे रहे हैं, यहाँ तक कि दादा तक तुम्हें भेजने के लिए राजी हैं। पता नहीं तुम्हारे साथ क्या मसला है, जाओ यहाँ से। यरमान बेटा तुम लेकर जाओ। काका बिल्कुल तैयार है। अम्मी ने अब की बार काका को देखते हुए कहा था, यह सोचकर कि वो भारत के साथ कहीं बाहर जाने वाली है, वो भारत के साथ कहीं बाहर जाने वाली है। वो न्यू ड्रेस पहनकर अच्छे से तैयार होकर आई थी, लेकिन इसे क्या पता था कि यहाँ से यरमान के साथ बाहर भेजा जा रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसने फौरन बहाना बनाने की कोशिश की थी। यरमान बेटा ऐसा करना, इसे किसी अच्छे से डॉक्टर से चेक करवा लेना। बड़े अब्बास के बहाने पर बोले तो वो बस पैर पर रखती गुस्से से अपनी चादर को ठीक से खुद पर लपेटती बाहर निकल गई थी, जबकि यरमान भी इसके पीछे ही बाहर निकला था। यरमान बेटा वो तेजी से जा रहा था जब वजाहत साहब ने इसे पुकार लिया। जी चाचा जान। वो काका को गाड़ी की तरफ बढ़ते देखकर वजाहत साहब के करीब रुक गया था। मैं जानता हूँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं, लेकिन काका का दिमाग फिलहाल तुम्हारे साथ अपने निकाह को कबूल नहीं कर पा रहा। ना जाने से ये सबको कबूल करने में कितना वक्त लग जाएगा। बेटा मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम हर चीज को ठीक कर लोगे, लेकिन काका के मामले में मुझे थोड़ा डर लग रहा है। कल रात में इसके कमरे में गया, तभी अपनी माँ से यही सारी बातें कर रही थी कि तुम इसके भाई थे, अचानक शादी हो गई। ये वो बेटा तुम्हें काका को बताना होगा कि तुम इसके शोहर हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बगैर इसे समझाए इसके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार पाओगे तो ऐसा नहीं होगा। यरमान की सोच बच्चों जैसी है, तुम्हें इसकी सोच बदलनी होगी। आज जब भारत ने मुझे कहा कि तुम इसे अपने साथ बाहर लेकर जाना चाहते हो तो मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी तरफ से इस कदम की। तुमसे बेहतर इस रिश्ते का मतलब कोई नहीं समझा सकता, और मैं इस बात को अब भी मानता हूँ कि मैं मजीद 5 हफ्तों के बाद काका की तुम्हारे साथ रुखसती कर दूंगा। मेरी बच्ची जहनी तौर पर अभी छोटी जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल में 18 साल की लड़की शादी के लायक होती है। इसके भाई अभी इस बात पर एग्री नहीं हो रहे, लेकिन एक ही घर में निकाह के बंधन में बांधकर बच्चों को एक दूसरे से दूर रखने के हक में मैं नहीं हूँ। वो इसे देखते हुए अपने ख्यालात बता रहे थे, जबकि इसकी बात को वो समझकर फौरन हाँ में सर हिला गया था। आप फिक्र न करें चाचा जान, मैं आपको अपनी तरफ से किसी शिकायत का मौका नहीं होने दूंगा। हवाइश मेरा इंतजार कर रही है, मैं आपको वापस आकर मिलता हूँ। वो कहते हुए बाहर निकल गया था, जब किसी आते देखकर काका ने गुस्से से आपकी गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई थी। इसका गुस्सा जानलेवा था। रेशम भाई आपको गिरफ्तार किया जाता है, फिलहाल तो शक की बिना पर। हमेशा के क्या आपके इस कोठे से एक औरत का कत्ल हुआ है, उस कत्ल में आप शामिल हैं। हमें पूरे यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस शख्स ने दरवाजे से हम पूरे यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस शख्स के दरवाजे से लाश मिली है, इसको यकीन है कि इस कत्ल में आप शामिल हैं। इस वजह से हम आपको शक की बिना पर चंद दिन के लिए रिमांड रूम में रखेंगे। पुलिस इसके दरवाजे पर खड़ी थी, जबकि वो हैरान थी। पुलिस की बात सुनकर इसे किस बिना पर गिरफ्तार किया जा रहा था वो समझ नहीं सकी थी। वो लाश रूबी की थी, ये तो वो पहचान ही इसने खत्म कर दी थी, क्योंकि रूबी को मारकर इसने इसकी लाश को पूरी तरह से जला दिया था ताकि कोई भी इसे पहचान ना सके। और फिर शाबिशा को अपनी पावर दिखाने के लिए इसके खिलाफ जाने वालों का वो क्या हाल करती है। इसने शाबिशा के दरवाजे पर वो लाश फेंकवाई थी। मेरे कोठे से तो कोई लड़की गायब नहीं हुई, मेरी तो सारी लड़कियां मेरे पास हैं। तुम लोग किस बिना पर मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? मैं नहीं मानती इस चीज को, वो परेशानी से कहने लगी थी, जबकि पुलिस तो बस अपना काम करने का ही सोच रही थी। ये सब हम नहीं जानते, लेकिन शाबिशा का हुक्म है कि आपको पता है कि आजकल सियासत में सिर्फ शाबिशा का ही बोलबाला चलता है। हम इसके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकते, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना ही होगा। पुलिस वाले से हथकड़ियां लगाते हुए कहने लगा था, ये क्या तरीका है? तुम लोग मुझे इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकते, मेरी पहुंच बहुत दूर दूर तक है। वर्दियां उतरवा दूंगी तुम लोगों की। वो इन लोगों के साथ बाहर आती अपने मोबाइल पर किसी को कॉल कर रही थी। हाँ रेशम भाई बोलो, तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठाया था। मिनिस्टर को फोन करके कहो कि ये पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती बिना किसी कसूर के थाने में लेकर जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं पुलिस स्टेशन पहुंचूं, इनका फोन आ जाना चाहिए, वरना अरे पुलिस वालों की ये हिम्मत कि तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, तुम फिक्र मत करो। इससे पहले कि थाने में तुम्हारा कदम पड़े कॉल चली जाएगी। इस आदमी ने यकीन दिलाते हुए फोन बंद कर दिया था, जबकि वो बेफिक्र होकर पुलिस की गाड़ी में आ बैठी थी। शाबिशा तुमने सियासत में आज कदम रखा है। रेशम भाई इसी सियासत से चलती फिरती तस्वीर है। वो अपनी सर पर कैसा मुस्कुराई थी। नूरम जल्दी से चादर लेकर बाहर आओ, हमें बाहर जाना है। मेरी दाई अम्मी जिनके हाथों मेरी पैदाइश हुई है वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हम इन्हें देखने जा रहे हैं। वो कमरे में दाखिल होता है, इसे जल्दी जल्दी बता रहा था, जबकि नूरम इसकी बात सुनती फौरन उठ गई थी। तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? कैसा महसूस कर रही हो? अगर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो आज नहीं चलते, आज मैं अकेले चला जाता हूँ। दरअसल वो अकेली होती है ना अपने घर पर, इनकी सिर्फ एक बेटी है। अकेले जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए सोचा था तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं महसूस नहीं हो रही तो ऐसा करेंगे कि कल चलेंगे। नहीं मैं चलूंगी आपके साथ, मैं ठीक हूँ। अब वो फौरन से उठ गई थी, जबकि वो भी हाँ में सर हिलाता बाहर आने का इशारा कर गया था। अम्मी ताई अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं नूरम के साथ इन्हें देखने के लिए जा रहा हूँ, आप चलेंगी साथ? इसने बाहर आते हुए माँ बेगम से पूछा था। नहीं बेटा तुम जाओ, मैं सुबह आमना के साथ होकर आ जाऊंगी। अच्छा है नूरम भी बाहर निकले, हवा लगेगी बच्ची को। जब से यहाँ आई है एक दफ़ा भी घर से बाहर नहीं निकली।
माँ बेगम ने मोहब्बत से नूरम को देखा था। बरसम महसूस कर रहा था कि जिस तरह से नूरम के लिए वो नरम थी, इतनी नरम वो मिराल के लिए कभी भी नहीं रही थी। वो मिराल से हमेशा से खींची-खींची सी रही थी। इसके बाद निस्बत नूरम के साथ इनका अलग सा रिश्ता था। ठीक है, आप सुबह देख कर आइएगा, लेकिन जाइएगा लाज़मी। मैं और नूरम अभी होकर आते हैं। चलो नूरम आ जाओ बाहर, चादर ठीक से सर पर लो। इसने इसके कंधे से थिलकती चादर को खुद ही इसके सर पर डाला था। इस मामले में तो वो मिराल के साथ भी काफ़ी ज़्यादा सख्त था। वो इसके साथ बाहर निकली तो इसके कदम कारपोश की तरफ बढ़े थे। हम गाड़ी पर नहीं जाएँगे बल्कि पैदल जाएँगे, क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं है और उसके साथ वैसे गाड़ी और इस तरफ वैसे भी गाड़ी नहीं जाती, गाँव का कच्चा इलाका है। बरसम फौरन इसका बाजू थाम गया था, जबकि नूरम ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था और कदम इसके पीछे भी उठाने लगी थी। इसके साथ साथ चलने पर भी बरसम ने अब तक इसकी कलाई नहीं छोड़ी थी। इसका हाथ इसके हाथ में था, जबकि वो अपनी चादर को आगे से थामे हुए इसके साथ साथ कदम बढ़ा रही थी। अपनी कलाई पर इसकी गरम नरम सी गिरफ्त महसूस करते वो साथ झुकाए बस इसके साथ साथ चल रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह सरदार साईं, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। आप दोनों किधर चल पड़े। एक औरत सर पर बड़ा सा टुकड़ा रखे इसकी तरफ एक औरत सर पर बड़ा सा टोकरा रखे इसके रास्ते में आई थी। अजीब मैली सी हालत थी इसकी। नूरम को इसे देखकर अजीब सा महसूस हुआ। इसने आज से पहले इतनी गंदी औरत नहीं देखी थी। कैसी हैं माँ जी आप? और बताइए, अम्मा की तबीयत खराब है, इन्हीं को देखने जा रहे हैं। इसने बड़े एहतराम से जवाब दिया था। सरदार साईं, हमने तो सुना है कि माँ की तबीयत बहुत ही खराब रहती है, लेकिन आजकल फुर्सत ही नहीं मिल रही कामों से। अभी भी बेंस को चारा लेकर जा रही हूँ, 2 घंटे से खेतों में थी। वो तफसील से बताने लगी तो नूरम ने एक दफा फिर इसकी हालत देखी थी। यकीनन इतनी देर खेतों में रहते हुए इसके कपड़ों पर इतनी मिट्टी थी। वो अपने जूते इसने एक हाथ में पकड़ कर रखे थे। पाँव नंगे होने की वजह से काफी गंदे थे और चेहरे और कपड़े पसीने से तर थे। बस फिक्र न करें, आपका बेटा आ जाए गांव में डॉक्टर बनकर, तो फिर आपको नहीं करने पड़ेंगे ये सारे काम। फिर फुर्सत ही फुर्सत होगी। बस साईं, अल्लाह पाक के बाद आपका एहसान है। आपने मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए इतना पैसा दिया। अरे आज के ज़माने में तो अपने भी इतना साथ नहीं देते। इसका मतलब मैं आपका अपना नहीं हूँ। वो उसकी बात करते हुए हल्का सा मुस्कुराया तो वो कानों का हाथ लगाती तौबा तौबा करने लगी थी। आप ही तो अपने हैं साईं, जो गरीबों का सहारा बने हैं। अल्लाह आपको लंबी हयाती दे, कोई कमी ना हो। आपको अल्लाह पाक जल्द ही आपको औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। बस आपकी दुआओं की जरूरत है। चलो नूरम, लेट हो रहा है। वो नरमी से नूरम की कलाई पर हल्का सा जोर डालता आगे बढ़ गया था। ये जगह देख रही हो नूरम, यहाँ पर अस्पताल बनेगा, बहुत बड़ा अस्पताल, गांव का सबसे बड़ा अस्पताल। वो न जाने कौन से जून में था कि इससे बातें करने लगा था, और डॉक्टर वही होगा इस औरत का बेटा। इसने हल्की सी आवाज में कहा था। नहीं, उस औरत के बेटे के अलावा भी गाँव में बहुत सारे लोग हैं। मैंने खुद अपने गांव से साथ बहुत काबिल लड़कियों को डॉक्टर बनने के लिए भेजा है। मैं इनकी तालीम का सारा खर्चा उठा रहा हूं ताकि मैं इन्हें अपने अस्पताल में रख सकूं। अपने गांव की काबिलियत को मैं अपने गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। इसके लहजे में एक कज़म था। वो लड़कियां, कोई फीमेल डॉक्टर नहीं होगी आपके अस्पताल में। वो आधी अधूरी बिल्डिंग को देखते हुए कह रही थी। वो काफ़ी बड़ी जगह पर एक ज़ेर तमीर अस्पताल था। सच कहूँ तो लगता है फीमेल डॉक्टर कहीं बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। गाँव की किसी भी लड़की को डॉक्टर बनने में दिलचस्पी ही नहीं। एक तो गाँव के लोग बच्चियों के जहन में शुरू से ही ये बाल डाल देते हैं कि इन लोगों ने आगे जाकर चूल्हा चौका करना है। इसका ये मतलब नहीं कि गांव में कोई भी लड़की डॉक्टर नहीं है। गांव के बाहर जो अस्पताल है वहाँ 2 गांव की ही लड़कियां डॉक्टर के फराइज अंजाम दे रही हैं, लेकिन रुझान बहुत कम है। मैंने आज तक किसी लड़की में डॉक्टर बनने का जुनून नहीं देखा। मैं MBBS की स्टूडेंट हूँ, सॉरी थी, अब तो मैं आपकी बीवी हूँ, और अगले 1 साल तक मुझे मेरी यही पहचान रहनी है। वो अपना हाथ गैर महसूस अंदाज में इसके हाथ से छुड़ाती आगे बढ़ गई थी, जबकि इसकी आवाज में नमी महसूस करके बज़म को कुछ हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाम की अज़ानें गूंजी थी जब शाबिर अपने हाथ में एक छोटा सा कपड़ा लिए अंदर दाखिल हुआ था। इसने गुस्से से शाबिर को देखा था, जिसने अचानक इसकी गोद में आकर एक हिलते जुलते वजूद को छोड़ा था। शाह साईं, ये तो बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम। आपने कहाँ से ढूंढा इसे? वो खुशी से चहकते हुए अपने हाथ से छोटे से खरगोश को बच्चे को देखने लगी थी, जो सादा से सादा 1-1.5 हफ्ते का था। इसी औरत से लेकर आया हूँ मैं ये खरगोश का बच्चा, जिसके हाथ में देखकर तुम्हें इसकी चाह जागी थी। ये सारे लोग तुम्हारे लिए खरगोश लेकर आए थे, इतने बड़े बड़े, इतना छोटा सा बेबी खरगोश कहीं से नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे इस औरत को ढूंढना पड़ा और फिर इसे राब्ता करके मैंने इसके साथ डील की और मंगवा लिया। क्या मतलब साईं? आपने 20 मिनट में इस औरत को ढूंढ निकाला? वो हैरत से मुंह पर हाथ रखे इसे देख रही थी। तुम्हारे लिए कुछ भी मेरी जान। शाबिर इसके करीब होता, इसके गाल पर अपने लब रखते हुए बोला तो आज इसके यूं प्यार करने पर वह चहकती हुई अपने बेड से उठती इसके साथ आ लगी थी। ओ शाह साईं, थैंक यू सो मच, आई लव यू। आप कितने अच्छे हैं। ये खरगोशनी इस आंटी से लेकर आ गए। मेरा खरगोश कितना क्यूटू है। हेलो रैबिट, मेरा नाम असीर है। वो चहकते हुए खरगोश का नन्हा सा हाथ हमें से अपनी गोद में उठाई गोल गोल घूमने लगी थी, जो शाबिर ने इसे थाम कर बेड पर बिठाया था। इसकी इस तरह से रिएक्शन की उम्मीद तो शाबिर को हरगिज नहीं थी। अगर इसे पता होता कि इस खरगोश के बच्चे की वजह से हशीर के मुंह से आई लव यू सुनने को मिलेगा, तो शायद वो ऐसा बहुत पहले ही कर चुका होता। आपको पता है वो शकीला है ना, वो मुझे कह रही थी कि मोहब्बतों को आजमाते रहना चाहिए, तो मैंने सोचा मैं भी आपकी मोहब्बत को आजमाऊंगी। कि आपका पेपर था और आप अपने पेपर में फर्स्ट पोजीशन लेकर पास हुए हैं। वो उसके पास बैठ गई थी, हाथ में इसके बाजू से निकलती रैबिट पर दूसरा हाथ फेरती
दूसरा हाथ बड़ी नरमी से फेर रही थी, जबकि शाबिर को एक लम्हे में ही पता चल चुका था कि ये आग शकीला की ही लगाई हुई थी। अच्छा, तो ये पट्टी शकीला ने पढ़ाई थी तुम्हें? अगर मैं 20 मिनट में तुम्हारे लिए हर गोश्त लेकर आता हूँ तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वरना नहीं करता। वो हाँ में सर हिलाते हुए जैसे से मजीद बातें निकलवा रहा था। हसीन ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। इस वक्त वो इतनी खुश थी कि इसके हर सवाल का जवाब बड़े जोश में दे रही थी। शकीला तो अपनी खैर मनाएगी। वो नरमी से इसका माथा चूमता, इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने मजीद करीब कर गया था। आसिर का तो सारा ही ध्यान आज इसके खरगोश के छोटे से बच्चे पर था। वैसे मैं अपने टेस्ट में पास हो गया था, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ का कोई इनाम मिलना चाहिए? वो उसके चेहरे को नरमी से ऊपर की तरफ करते हुए बोला, तो आसिर ने हाँ में सर हिलाया था। वो इनाम डिजर्व करता था। हाँ बिल्कुल, आपको ये इनाम हाँ बिल्कुल, आपको इनाम मिलना चाहिए। बताएं क्या चाहिए आपको, मैं अभी आपको दूंगी। फर्स्ट पोजीशन वाली ट्रॉफी लेकर आए आपके लिए। मेरे घर में है, मेरे पास। मैंने 7th क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली थी, अभी ने संभाल कर रखी हुई है बर्तनों वाली अलमारी में। वो आपको दे देती हूँ। असीर ने हल निकालते हुए कहा था, मुझे ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं चाहिए मेरा चांद, मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हारे इन हसीन लम्हों का लमस अपने लबों पर चाहिए। वैसे मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की है, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ। अल्लाह, इतने गंदे हैं आप। आपकी सोच इन चीज़ों से बाहर निकलती भी है या नहीं? हर वक्त ये गंदी गंदी बातें करते रहते हैं आप। ना जाने क्या सोचकर इसके पिछले कुछ दिनों से रोमांटिक मूड ऑफ होने की वजह से इसने इसे शरीफ इंसान होने का सर्टिफिकेट जारी किया था, लेकिन शाविशा ने साबित कर दिया था कि वह हरगिज़ एक शरीफ इंसान नहीं है। यार, मैं नहीं हूँ अच्छा इंसान, मैं बहुत ही गंदा इंसान हूँ। और ये गंदा इंसान एक किस डिजर्व करता है? मैंने कितनी मुश्किल से 20 मिनट के अंदर तुम्हारे लिए खरगोश का बच्चा तुम्हारे सामने हासिल किया है, तो मुझे एक छोटी सी किस नहीं कर सकती? तुमने मेरे प्यार का टेस्ट लिया, अब मैं तुम्हारे प्यार का टेस्ट लूंगा। प्यार? कौन सा प्यार? मैंने कहाँ बोला कि मैं आपको प्यार करती हूँ? इसकी जिद पर अरे पर हासी ने स्मार्ट बनने की कोशिश की थी। अभी जब ये हिलता जुलता काका मैंने तुम्हारी गोद में डाला था, तब आई लव यू बोलकर तो मेरे सीने से लगी थी। मैंने तो थैंक यू बोला था। पता नहीं आपके कान क्या क्या सुनते रहते हैं। मेरे कान बिल्कुल भी खराब नहीं है। असीर, खबरदार, जो तुमने अपनी बात से मुकरी, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आप मुझे डांट रहे हैं? इसकी जरा सी सख्ती करने पर वो फौरन मुंह बना गई थी। नहीं मेरा चांद, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? तुमने कहा था कि थैंक यू सो मच शाहजी, आई लव यू। मुझे याद है ठीक से, तुमने यही कहा था। वो बस किसी भी हालत में इसके मुंह से कबूल करवाना चाहता था। शायद खुशी खुशी में बोल दिया होगा। आप तो पीछे ही पड़ गए हैं। जब मैं किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, मेरे मुंह से क्या निकलता है मुझे भी नहीं पता होता, और ऐसी चीज़ों को मैं कबूल नहीं करती। और वैसे भी मेरी तब की सारी बातें माफ़ होती हैं। मेरे रूल्स हैं, आपको पता नहीं है? आप भी काके हो। मैं शकीला को अपना खरगोश दिखाकर लाती हूँ। इससे पहले कि शाबिर इसे ज़बरदस्ती किस लेता, वह खरगोश उठाकर बाहर भाग गई थी। ये शकीला तो आजकल वैसे भी मेरे हाथों नहीं बचने वाली। वो गुस्से से इसके पीछे ही आया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो रूहा आज बेड के बजाय वापस सोफे पर थी। दोपहर में वो इससे बहुत ज़्यादा लड़ी थी, लेकिन इसकी लड़ाई के दरमियान वो खामोश ही रहा था। अब ये क्या ड्रामा है यार? मैंने नहीं खाई तुम्हारी बनाई हुई खीर, मेरी गलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम ये सब कुछ करोगी। यार, तुम दोबारा बनाना, मैं कभी भी फिर खा लूँगा। इस दिन तुम्हारी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे किसी चीज़ का होश नहीं रहा था। हाँ बिल्कुल, नौकर लगी हूँ ना मैं तुम्हारी, जो रोज़ तुम्हारे लिए खीर बना कर रखूँगी, और जनाब का दिल चाहेगा तो वो नोश फरमाएंगे, वरना नहीं। वो खुद पर कम्बल उड़ाते हुए कहने लगी थी। रूखा, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, लेकिन तुम भी तो इस दिन की सिचुएशन को समझो ना। लगता है कि इस वक्त मैं इस तरह की कंडीशन में था कि कुछ भी खा पाता। तुम इतनी तकलीफ में थी और मुझे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अपनी गलती मानता हूँ, तुम्हें सॉरी करता हूँ। प्लीज़ तुम बेड पर वापस आ जाओ। बस ये देखते हुए बोला, जबकि इसके लहजे में इल्तिजा महसूस करके ना जाने क्यों रूखा को अजीब सा गुरूर सा महसूस होने लगा था। गलती तो तुम मानोगे ही, क्योंकि तुम गलत हो। दूसरी बात, मैं आइंदा ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे लिए कुछ भी बनाकर रखा जाए। हाँ, लेकिन तुम माफ़ी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बेड पर नहीं आना चाहती, मैं यही ठीक हूँ। वो अपनी नाराज़गी ख़त्म कर रही थी, लेकिन मुजावर को ऐसा नहीं लगता था कि वो ज़्यादा इससे नाराज़गी ख़त्म की है, बल्कि उल्टा अब तो वो और ज़्यादा नाराज़ लग रही थी। यार रुखा, अगर तुम नाराज़गी ख़त्म कर ही रही हो, मेरी माफ़ी को कबूल कर रही हो, तो बेड पर वापस आ जाओ। देखो, मैं कल को कोई ज़ालिम किस्म का हस्बैंड नहीं साबित होना चाहता, जो खुद आराम से बेड पर सोता है और अपनी बीवी को सोफे पर सुलाता है। इसने बेतुकी सी वजह बयान की थी इसे बेड पर वापस लाने की। माय डियर हस्बैंड, मैं ऐसी औरतों में से हरगिज़ नहीं हूँ जो कमरे के अंदर की बातें बाहर लेकर जाती हैं, तो तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर सो सकते हो बेड पर। मैं तुम्हारे बेड पर सोने पर कोई इतराज़ नहीं है, और तुम कल को किसी तरह के कोई ज़ालिम किस्म के हस्बैंड साबित नहीं होने वाले, बेफिक्र हो। वो सोफे पर लेटे हुए खुद पर कमल उड़ाने लगी थी, जबकि मुजावर भी इसे नज़रअंदाज कर बेड पर आकर बैठ गया था। लेकिन अब चैन किसे मिलता? वो कितनी ही देर यूं ही बैठे बैठे इसे देखता रहा।
1 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था जब इसे रूहा की सांसें भारी होती महसूस हुई थी। वो अंदाज़ा लगा चुका था कि रूहा गहरी नींद में उतर चुकी है। वो आहिस्ता से इसे अपने करीब से जग उठाते रूहा के पास आया था। वह एक इंतहाई नामुनासिब हरकत का अंजाम देने वाला था, लेकिन रूहा के करीब होते हुए ये एहसास तो होता था कि वह एक शादीशुदा इंसान है। अब वो अपनी बीवी को खुद पर इतने जुल्म करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता था। इसकी खुशबू के एहसास में सारी रात रहना कोई आम बात थोड़ी थी। वो आहिस्ता से इसके पैरों के थोड़े से साइड पर पानी उड़ेलता बड़ी तेज़ी से अपने बेड पर आता, खुद पर कंबल लपेट कर ऐसे सोया था जैसे न जाने कितने दिनों से सोया पड़ा है। जो एक तरफ पैर सिमट कर सोई हुई थी, अपनी नींद से कुछ गीलापन सा महसूस करती फौरन ही उठ गई थी। वो जल्दी से उठकर सोफा चेक करने लगी जहां पर पानी गिरा हुआ था। या अल्लाह, ये पानी कहाँ से आया? वो हैरान से सोफे को देख रही थी जो पूरी तरह से भीगा हुआ था। रूहा धूप सुसु वो हैरत से सर पर हाथ फेरती मुजावर की तरफ देखने लगी थी। ये आदमी एतबार के लायक नहीं था। हाँ, बिल्कुल भी नहीं था। मुजावर शाह, ये क्या हरकत है? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ जो मुझे नजर नहीं आता? वो उसके सर पर ही ऊंची ऊंची आवाज में शोर मचा रही थी। लेकिन मजाल थी जो मुजावर पर किसी चीज का असर हुआ हो। मैं ऐसे सोता बना हुआ था जैसे कभी ना जागने का इरादा कर रखे रखा हुआ है। मुजावर शाह, ड्रामेबाजियां बंद करो, उठो और मुझे अपनी इस हरकत की वाज़ेहत दो। वह इसके ऊपर से खींचकर पीछे फेंकती इसके कंधे को झंझोड़कर हिला चुकी थी। क्या मसला है? क्या हो गया है? क्यों मेरे सर पर सवार हो? वो उसकी जात पर एहसान करते हुए जरा सी आंखें खोलता नींद के खुमार में बोला था। वाह मुजावर शाह, अरे तुम तो सो रहे थे और मैं तुम्हें जगाकर तुम्हारी नींद खराब कर दी। एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हो तुम, लेकिन मुझ पर एक्टिंग का कोई असर नहीं होने वाला। उठो और अपनी इस हरकत की वाज़ेहत दो। मैं जानती हूँ ये तुमने किया है, तुम्हारे अलावा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। वो बेहद गुस्से से इस पर चिल्ला रही थी। रूहा, क्या हो गया है? क्यों इतनी रात को चिल्ला रही हो? क्या कर दिया है मैंने? सोए हुए क्या तुम्हें कहीं टच कर लिया है जो इतनी आग बगोला हो रही हो? देखो मुझे नींद में होश नहीं होता। अगर इधर उधर हाथ लग गया हो तो मेरी तरफ से माजरत। वो मजीद ड्रामेबाजियां करने लगा था। माजरत के बच्चे, मेरे पेट पर पानी गिराया है तुमने। वो और सदा अपनी बात पर जोर देते हुए बोली थी। मैंने पानी गिराया है रूहा? दिमाग काम करता है तुम्हारा? यहाँ मैं सो रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है आधी रात को इस सर्दी में मैं अपना बिस्तर छोड़कर तुम पर पानी गिराने आऊँगा? मेरा दिमाग इतना ख़राब नहीं हुआ, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ इस तरह की कोई हरकत करूँगा ही क्यों? क्यों? कौन सा तुम मेरी कोई दोस्त हो जिसके साथ में आधी रात को उठकर मैं मस्तियाँ करूँगा? हद करती हो, ना खुद सोती हो ना मुझे सुकून से सोने देती हो। जाओ जाकर आराम करो, मुझे भी सोने दो, बहुत ज़रूरी काम करना है मुझे सुबह। वो एटीट्यूड दिखाता बिस्तर में घुसने लगा था। जब इसने कम्बल खींचकर इस पर से उतारा था। कहाँ जाकर सोऊं? तुमने मेरे बिस्तर पर पानी गिरा दिया है, कहाँ जाकर सोऊं मैं? तुम्हारे सर पर अब गुस्से से पागल हो रही थी। इसका एटीट्यूड इसे जाहिर लग रहा था। वो इतने ड्रामे कैसे कर सकता था? कहाँ पानी गिरा दिया है मैंने? तुम क्या पागल हो? अब की दफा वो उठकर सीधा होता सोफे की तरफ देखने लगा था। फिर अजीब से अंदाज में मुस्कुराता रूहा को देखने लगा। इसका मुस्कुराने का अंदाज रूहा को पागल करने के लिए काफी था। गंदी बच्ची, अपनी उल्टी सीधी हरकतों का इल्जाम मुझ पर मेरे सर लगा रही हो। क्या मतलब है तुम्हारी इस बकवास का? बस की बात का मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ गई थी। मतलब साफ है सुसु की है तुमने। इट्स ओके यार, कभी कभी हो जाता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम्हारे राज रखना तो फर्ज है मुझ पर। मुजावर शाह, आई विल किल यू। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बकवास करने की? वो गुस्से से इसके बालों की तरफ हाथ बढ़ाने ही लगी थी कि मुजावर ने इसे दोनों बाजू से थामते से अचानक ही बेड पर गिराते इस पर साया फकन होता इसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया था। रूहा के मजाहमत करते हाथ पैर अचानक से थमे थे। इसे एक लम्हे के लिए समझ ही नहीं आया था कि इसके साथ हो क्या रहा है, जबकि मुजावर का मजबूत बाहों का हिसार इसके गिर्द और भी मजबूत होता चला जा रहा था। मुजावर, ये तुम क्या कर रहे हो? बहुत देर के बाद इसके लब मुजावर की गिरफ्त से आजाद हुए थे। इसने घबराकर पूछा था। अपनी हक हलाल की बीवी से प्यार कर रहा हूँ, कोई एतराज है? वो नरमी से इसके गालों पर हाथ फेरता बेहद नरमी से इसके लब्बों को छूने लगा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई थी। मुजावर का अंदाज इतना मोहब्बत बड़ा था कि वो चाहकर भी इसे रोक नहीं पाई थी। इसका यूं अब अपने आप को इसके हवाले कर देना मुजावर को जैसे दुनिया जहान की सारी खुशियां दे गया था। वैसे अपनी बाहों में कैद करता अपने हदूद क्रॉस करता चला गया था। अरे मूसा तो यहीं पर सो गया। तुम्हारे साथ इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मैं क्या सोच रही थी, अगर तुम इसे थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लो तो मैं सदाम के साथ जाकर मूसा के लिए सीजन के कपड़े लेकर आ जाऊँ। बाजार में बहुत ज़्यादा तंग करता है ये। मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊँगी। वो परिवेश को देखते हुए कहने लगी थी। अरे हाँ हाँ, तुम रिलैक्स होकर जाओ, मूसा की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और आशी, मैं और आशी है ना, इसका बहुत ख्याल रखेंगे। तुम जब तक वापस आती हो तब तक इसे मेरे पास ही छोड़ दो। वैसे भी मैं और अताश कल घर जा रहे हैं। फिर मूसा के साथ वक्त गुजारने का मौका कहाँ मिलेगा हमें? वो सोए हुए मूसा के गाल चूमते हुए उदासी से बोली थी। मूसा कुछ ही दिनों में इसके लिए बहुत ज़्यादा अजीज हो गया था। तो ठीक है मैडम, आप अपने मूसा के साथ वक्त गुजारे, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। मुझे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। वो कहकर अपना बैग बाहर उठाती बाहर निकल गई थी। परी विश्व राशि इसके अंदाज पर मुस्कुराती हुई मूसा की तरफ मतवज्जो हो गई थी। परी, कुछ दिन के लिए रुक जाओ ना यहीं पर, कितना मजा आ रहा है तुम्हारे साथ। तुम यूँ वापस जा रही हो, वैसे क्या करना है वहाँ जाकर? भैया को बेच दो, तुम यहाँ ही रुक जाओ मेरे पास। वहाँ तो वही जिंदगी की बोरिंग रूटीन होगी। सारा सारा दिन शोहर हंसरात ऑफिस में काम करते, बीवियाँ बेचारी घर बैठकर सड़ती रहती हैं, वो भी अकेले। मैं अकेले नहीं सड़ना चाहती, तुम भी मेरे साथ सड़ो ना प्लीज़। मेरी अच्छी भाभी नहीं हो, वैसे मनाने की कोशिश कर रही थी, जबकि इसकी सरू वाली बात पर
परी हंस हंस कर लूट-पुट हो रही थी। सॉरी डार्लिंग, मैं अपने शौहर को छोड़कर हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं सरने वाली। बेशक इन्हें बहुत काम होता है, लेकिन शाम को मेरे पास घर वापस आ जाते हैं। जब शौहर थका हारा घर वापस आए तो उसे अपनी बीवी की प्यारी सी मुस्कुराहट की ज़रूरत होती है, जो इसकी सारे दिन की थकावट ख़त्म कर दे। वह प्यार से इसके गाल खींचते हुए बोली थी, क्या बात है जेठानी जी, बीवी हो तो तुम, क्या बात है जन्नती बीवी हो तुम, कसम से मुझसे तो नहीं होती ये वाली खिदमतें। मैं जा रही हूँ 2 हफ्तों के लिए घर। मुझे बड़ी याद आ रही है दादी की, चाची की। सबके पास जाना है, इतने दिन हो गए मिली भी नहीं। आज पूछूंगी अखराज से, कल तुम लोगों के साथ ही चलूंगी। वो अपना प्लान बनाते हुए बोली थी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो हमारे साथ ही। वैसे भी बाद में अकेले कैसे आओगी, हमारे साथ ही आ जाओ। परी ने भी इसके आइडिया को सराहा था। जब इसे मुसा जागता हुआ महसूस हुआ था, इससे पहले कि वो अपनी माँ को ना पाकर रोना धोना शुरू कर देता, वो दोनों ही इसकी दाएं बाएं होती से बिलाने की कोशिश करने लगी थी, और जल्द ही वो बहल भी गया था। इसने थाने में कदम रखा था ये सोचकर कि यहाँ इसके लिए पहले ही फ़ोन कॉल आ चुकी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसे पुलिस अपने सामने बैठने के लिए कहा तो वो खामोशी से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। कॉल तो आ ही गई होगी तुम्हें। अगर अपनी यूनिफॉर्म प्यारी है तो मुझसे कोई भी सवाल जवाब किए बगैर खामोशी से मुझे यहाँ से जाने का रास्ता दे दो। रेशम भाई इसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। कौन सी कॉल आनी थी बीबी, और इतनी घबरा क्यों रही हो? सिर्फ शक की बिना पर ही तो गिरफ्तार किया है तुम्हें, कोई कत्ल का इल्जाम थोड़ी लगा दिया है तुम पर जो इतनी ज्यादा बुखलाई हुई हो। अरे हमें सिर्फ शक है तुम पर। शाविशा के घर के बाहर लाश जो फेंकी गई थी वो तुम्हारी किसी साथी की है। हमने ये थोड़ी कह दिया कि तुमने ही ये कत्ल करके लाश फेंक दी है। पुलिस वाला इसके अंदाज से महफूज होते हुए कहने लगा था। मिनिस्टर को फोन किया था तुमने? वो कॉल दूसरी तरफ से उठाई जाने पर फौरन फोन कौन से लगाती दूसरी तरफ से चला फेर गई थी। पुलिस वाला कुर्सी से टेक लगाकर हल्का सा मुस्कुराया था। रेशम भाई जुर्म की दुनिया की एक बहुत बड़ी मछली थी। इसे इस तरह से तड़पते देखकर सामने बैठे अफसर को जैसे सुकून मिल रहा था। हाँ, मैंने मिनिस्टर को फोन किया था। पहले तो मिनिस्टर ने कहा कि अभी कॉल करेगा, लेकिन बाद में कहता है इसे पता ही नहीं था कि इस केस में शाविशा शामिल है। शाविशा के साथ इसके तलकात बहुत अच्छे हैं, वो बिगाड़ना नहीं चाहता। क्या मतलब? शाविशा के साथ इसके तलकात अच्छे हैं, मेरे साथ इसके क्या मतलब? शाविशा के इसके साथ तलकात अच्छे हैं, मेरे साथ इस शाविशा से भी ज्यादा अच्छे हैं। बेहतर होगा कि वो मेरे काम आ जाए, वरना मिनिस्टर साहब ने फोन बंद कर दिया है। ये कहकर के दोबारा नहीं डिस्टर्ब किया जाए, और अगर शाविशा के अलावा और किसी के साथ भी मसला हो तो वो हल कर देंगे। वो कह रहे थे कि शाविशा इस वक्त बहुत पावर में है, सारी यूथ इसी को सपोर्ट कर रही है। अगर इस वक्त इसके साथ बिगाड़ ली तो इसके साथ बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। एक तो वाइफ के लिए वो ऐसे बड़े आदमी से तो पंगा लेंगे नहीं। वो आदमी बोल ही रहा था जब रेशम भाई ने फोन पूरी शिद्दत से उठाकर जमीन पर मारा था। मेरे ख्याल में अब आप हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना पसंद करेंगी। हम आपके साथ किसी तरह की सख्ती नहीं करेंगे, बस एक छोटा सा काम है, कुछ तफसीलात जाननी है, फिर आप जा सकती हैं। वो मुस्कुराहट दबाए सुकून से बोला था, जबकि वो गुस्से से सिर्फ हाँ में सर हिलाकर रह गई थी। सुबह से शाम हो गई थी। मुसा अब अपनी माँ को ना पाकर परेशान हो रहा था। इसके रोने में शिद्दत आती जा रही थी। कभी से परी बहलाती तो कभी आशी बहलाती। अब तो अरताश भी परेशान हो गया था। जब अखराज तक अंदर दाखिल हुआ, जरा सदाम भाई को फोन करे पूछे इनसे कि कहाँ है वो। मुसा की हालत खराब हो गई है, रो रो कर आशी परेशानी से कहने लगी थी, जबकि अखराज के चेहरे पर तकलीफ के असरात देखते हुए इसे परेशानी भी होने लगी थी। संभालो इसे आशी, आज रात संभालो इसे इसके माँ बाप के जनाजे पर लेकर जाना है। सदाम और उसकी बीवी जिस गाड़ी में जा रहे थे, इस गाड़ी में आज दोपहर को फायरिंग हुई है। सदाम शहीद हो गया है, वो बेहद दुख से बता रहा था। आशी इसकी बात सुनती हैरत से इसे देखने लगी थी, जबकि परिविश मुसा को अपने साथ लगाए इसे खुद में छुपा लिया था। इस छोटी सी उम्र में से कितना बड़ा कम मिल रहा था, जबकि इसकी बात पर यकीन करना मुश्किल था। अभी थोड़ी देर पहले मधिया यहाँ थी, वह जाने कैसे इन पर यकीन करके अपना बच्चा छोड़कर चली गई थी। हालांकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था। वो बेचारी कहाँ जानती थी कि इस दफा वो जाएगी तो कभी लौट कर ही नहीं आएगी। अगर इन्हें पता होता तो शायद वो इसे जाने ही नहीं देती। वो एक छोटा सा घर था जिसके भाई का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। शायद तेज हवाओं की वजह से लकड़ी का दरवाजा अपनी जगह पर ठीक से सेट नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। बरसम ने अंदर कदम में दाखिल होते अंदर कमरे में दाखिल होते एक चारपाई पर लेटी औरत को सलाम किया था। वो फौरन ही उठकर बैठने लगी थी। अरे माई लेटी रहे, उठने की जरूरत नहीं, आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। डॉक्टर आई थी आपको चेक करने के लिए। वो इनके पास ही छोटी सी पेरी घसीट कर बैठा था। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा आई थी, वो डॉक्टर जिसको तुमने भेजा था आकर मायना कर गई है, दवाइयाँ भी देकर गई है। इस वक्त मेरी बेटी यहीं पर थी, बस इसका शौहर आ गया और लेकर चला गया इसे। वो औरत इसे तफसील से बताने लगी थी, जबकि ये औरत यहाँ पर अकेली रहती है। इस हालत में नूरम को सुनकर बुरा लगा था। इस वक्त इनकी बेटी को यहीं पर इनके पास रहना चाहिए था। अरे क्यों भेज दिया आपने बेटी को यहाँ से? आपको फिलहाल जरूरत थी इनकी, इन्हें इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। बरसम भी नाराज हुआ था। अरे बेटा अपने घर बार वाली है, शौहर हैं, बच्चे हैं, घर संभालती है। बेटियां तो पराई होती हैं, मेरी बेटी तो कितने सालों से पराई हो गई। शौहर आया इसका, इसने कहा कि चलो मेरे साथ। वो इनकार कर रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि चली जाए। बेटा शौहर के हुक्म के खिलाफ नहीं जाते। दिल बड़ा मंदा कर रही थी, पर मैंने भेज दिया। बुरी माँ आज है कल नहीं है। शौहर तो ताउम्र साथ रहेगा ना, इसलिए बेहतर है कि वो अपने शौहर का साथ निभाए। माँ का क्या है, माँ सारी उम्र साथ थोड़ी रहेगी, और अब तो बच्चों वाली है माशाल्लाह से। अच्छा नहीं लगता इतने दिन से यहाँ बिठा कर रखना।
वो औरत तफसील से बताती है, बिस्तर से उठने की कोशिश में थी। अरे बेबी तुम खड़ी क्यों हो, आओ ना बैठो यहाँ, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। वो उठने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी लेकिन चकराता सर और खांसी ने सांस तक नहीं लेने दे रही थी। बस हमने इसे बाजू से पकड़कर वापस बिठा दिया था। हमने चाय नहीं पीनी, आप आराम से बैठ जाए, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती आप। इसने नूरम को अपने साथ वाली पीढ़ी में बैठने का इशारा किया तो वो फौरन ही बैठ गई थी, जबकि माई को तो अब सिर्फ मेहमानदारी चढ़ी हुई थी। तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी ना बच्चे, मेरा बेटा कितने सालों के बाद आया है इस घर में, चाय तो बनाकर ही दूंगी तुम्हें। वो प्यार से इसका चेहरा छूते हुए कहने लगी थी, लेकिन हमने चाय नहीं पीनी, आप आराम से लेट जाए, आपको आराम की जरूरत है। नहीं मेरे बच्चे, काम तो मुझे करना ही है ना, और फिर अपने बच्चों के लिए काम करना तो खुशकिस्मती होती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाऊंगी, सालों बाद तुम आए हो यहाँ पर, कम से कम चाय तो पी कर ही जाओ। वो अब भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। जब बरसम ने गहरी सांस ली थी, ठीक है हम चाय पी कर जाएंगे, लेकिन चाय आप नहीं बल्कि मेरी बीवी बनाएगी। अब खुश आराम से बैठ जाएं। आप नूरम तुम चाय बनाओ। अरे बीबी जी को काम क्यों दे रहे हो मेरे बच्चे, मैं हूं ना, अभी इतनी भी बुरी नहीं हुई कि तुम्हारे लिए उठकर चाय ना बना सकूं। मैं बनाऊंगी ना, आप नहीं बनाएंगी, मैं बनाऊंगी। माई आप बस बताएं, आप बस बताएं आप बनाती कहाँ हैं। अब की दफा नूरम ने भी इनकी हालत देखते हुए कहा तो वो नरमी से मुस्कुराई थी। मेरी बच्ची में कुर्बान, तूने मुझे माई कहा। मुझे माई तो सिर्फ वो बच्चे कहते हैं जो मेरे हाथ वो जनते हैं। इनकी दाई माँ हूं ना, इसीलिए वो मुझे माई कहते हैं। लेकिन तेरे मुंह से भी बड़ा प्यारा लगता है। अल्लाह ने मुझे अपनी औलाद नहीं दी, लेकिन अल्लाह ने मुझे कितने बच्चों की माँ बनाई है। आपकी अपनी कोई औलाद नहीं तो फिर आपकी बेटी मेरी बड़ी बहन की बेटी है। मुझे कोई औलाद नहीं थी तो बड़ी बहन ने अपनी बेटी मुझे मुझे दे दी, मेरी गोद में डाल दी, और वो अभी मुझसे माई कहती है, लेकिन तेरे जैसा सोना नहीं कहती। इसके चेहरे को देखते हुए प्यार से बोली तो नूरम मुस्कुराकर उठ गई थी। तो फिर बताइए माई कि आपका किचन किधर है, ताकि मैं चाय बना सकूं। दलीज बाहर है, वहीं चाय का सामान रखा है, दूध वो अंदर डब्बे में है। उन्होंने सामने एक छोटी सी टेबल दिखाई थी जिस पर एक देगचे में शायद रात का खाना बना हुआ था, साथ में दूध रखा था। शायद नहीं, यकीनन इनके घर में फ्रिज वगैरह नहीं था। वो दूध का डब्बा वहां से उठाते बाहर निकल आई थी, जबकि बरसम अब इनके साथ बातों में मसरूफ हो गया था। इसे सारी रात के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। कभी से परी उठाकर दाएं बाएं घूम रही थी तो कभी आशी। वो हर थोड़ी देर के बाद रोना शुरू कर देता। इसे संभालना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तकरीबन 4 घंटे के बाद वो इसे सुलाने में कामयाब हुए थे। अरताज बहुत मुश्किल से सोया था। आप अगर 2-3 घंटे तक सो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, कम से कम नींद तो पूरी होगी। अरताज मुझे नहीं लगता इस छोटे से बच्चे को जनाजे पर लेकर जाना चाहिए, ये अभी बहुत छोटा है, इसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो अरताज के पास आकर बैठते हुए कहने लगी थी, नहीं भाभी मजबूरी है, वो उसके वालिदैन हैं, हम ये हक छीन नहीं सकते इससे। कल को बड़ा होकर ये हमसे ये सवाल भी तो कर सकता है कि हमने इसके वालिदैन की जनाजे पर क्यों नहीं बेचा, ये बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा। और वैसे भी कल इसके चाचा चाची लाहौर से यहाँ पहुंच जाएंगे, हो सकता है वो लोग इसे अपने पास ही रख लें। अखराज जो कब से एक ही जगह पर नजर जमाए बैठा हुआ था, अब की दफा बोला तो परी की परेशानी में इजाफा हुआ था। अखराज भाई, हम इस तरह से किसी के भी हवाले कैसे कर सकते हैं इस छोटे से बच्चे को, ना जाने वो लोग कैसे होंगे, मूसा के साथ इनका रवैया कैसा होगा, वो मूसा के साथ किस तरह का सलूक करेंगे, हम कैसे एतबार कर सकते हैं। इसके इस तरह से रोने पर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो क्या और लोग नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें मूसा को किसी के हवाले करना चाहिए। तो फिर मूसा कहाँ रहेगा भाभी, वो मूसा के अपने हैं, इसके चाचा चाची हैं, हम मूसा को इन्हीं के पास छोड़ सकते हैं। और फिर अगर इसने अपने खानदान वालों में और अगर फिर इसके अपने खानदान वाले हैं तो हम बच्चे को इन्हीं के हवाले करेंगे ना। वैसे तफसील से समझाने लगा था, लेकिन परिवेश को सुकून नहीं मिल रहा था। वो तो मूसा को किसी हवाले नहीं करना चाहती थी, ना जाने क्यों, लेकिन इसे अजीब सा खौफ आ रहा था। मूसा के मुस्तकबिल को लेकर इसे अजीब सा डर लग रहा था। हम इसे अपने पास रख लेते हैं ना हरताज, हम इसे नहीं भेजते किसी के पास, मैं पाल लूंगी मूसा को। वो जोर से ज्यादा जज्बाती हो रही थी। हरताज समझ रहा था उस बच्चे के साथ हद से ज्यादा अटैच हो रही है, उसका इतना अटैच होना ठीक नहीं था। नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, परिवेश इसका अपना खानदान बिरादरी है, वो इसे हमारे हवाले क्यों करेंगे। अगर इसके अपने रिश्तेदार हैं तो सदाम का सका भाई है, सदाम के अब्बा भी यहाँ आ चुके हैं, अब सदाम का बच्चा इन्हीं के पास रहेगा। मूसा यतीम जरूर हुआ है लेकिन बेआसरा बेसहारा नहीं हुआ, जो हम इसे अपने पास रख लेंगे। इसे इसके खानदान के पास ही जाना होगा। हरताज ने समझाने की कोशिश की थी लेकिन परिवेश को सुकून नहीं था। इसका खौफ से अजीब सी कशमकश में मुब्तला कर रहा था। पता नहीं क्यों वो इतना डर रही थी मूसा के हवाले से, हालांकि मूसा को इसके खानदान के हवाले ही किया जा रहा था। वो तो इस चीज़ के हक में भी नहीं थी कि मूसा को इस छोटी सी उम्र में किसी की लाशे पर लेकर जाया जाए। बेशक वो मैयत इसके माँ बाप की ही हो बेशक वो मैयत इसके माँ बाप की ही होगी, लेकिन इसके छोटे से जहन पर क्या असर पड़ेगा, वो ये सोच सोच कर ही परेशान हो रही थी। न जाने कि वो मूसा को लेकर इतनी ज़्यादा हो रही थी। नूरम चाय बनने में इतना वक्त लगता है क्या। वो कमरे से निकलते हुए दहलीज की तरफ आया था जहां नूरम ने हर तरफ धुआं धुआं करके रखा था, जबकि खुद आंखों पे हाथ रखे वो रो रही थी। नूरम ये क्या हो गया है तुम्हें, वो परेशानी से इसके पास आते हुए देखने लगा था। अरे अगर तुम्हें चाय बनानी नहीं आती थी तो बता देती, वहां अंदर ये क्या हालत बनाकर रखी है तुमने। वो इसके आंसू से चेहरा देखते हुए बोला तो वो अपनी आंखें खोल ही नहीं रही थी। इसने अपनी अजर का एक कोना पकड़ते हुए इसका चेहरा साफ किया था। मुझे चाय बनानी आती है, आग जलानी नहीं आती। वो बड़ी मुश्किल से बोलने के काबिल हुई, गले में भी जैसे धुएं का गोला सा फंस गया था। तो बता देती वहां अंदर। वो इसका चेहरा साफ करने लगा तो इसकी आंखों में अपने मुंह से चादर का कोना
गर्म करते हुए रख रहा था ताकि इसकी आंखों को सुकून मिले। बाहर आने के बाद पता चला था मुझे, और फिर अगर मैं अंदर आकर ये बताती कि मुझे आग जलानी नहीं आती तो मैं फिर से उठकर काम में लग जाती। इनकी हालत ऐसी है कि वो खुद से कोई काम करे। मैं नहीं चाहती थी कि वह हमारे लिए चाय बनाए, इसलिए मैं खुद ही कोशिश करने लगी। 2 दफ़ा हल्की हल्की आग जली भी थी। मैं बना लेती हूँ इस पर चाय, लेकिन हवा में बना लेती इस पर चाय, लेकिन हवा आई तो बुझ गई। वो रोते हुए किसी बच्चे की तरह अपनी नाकामी की कहानी से सुना रही थी, जबकि बरसम खामोशी से इसकी बातें सुनता मसलसल इसके चेहरे को देख रहा था। इसके बात करने का स्टाइल बिल्कुल बच्चों जैसा था। वो हाथ हिलाते, कभी आंखें रगड़ती, कभी चेहरे पर हाथ फेरती, कभी फिर से बात शुरू कर देती। तो वो जैसे हवाओं की शिकायत कर रही थी इसके साथ। हाँ, ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हारे साथ में आग जला दूँ? इसने नरमी से पूछा तो नूरम ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। वो अपनी मुस्कुराहट दिखाता खुद ही आग जलाने लगा था। उसके लिए आग जलाना ज्यादा मुश्किल हटके साबित नहीं हुआ था। फकत 2 मिनट के अंदर ही वो आग जला चुका था। फिर खुद ही चाय का पानी आग पर रखते हुए चाय बनाने लगा। वो इतनी महारत से काम कर रहा था कि इसे देखती नूरम कंफ्यूज हो रही थी। आपको चाय बनानी आती है? वो चाय प्यालू में डलते हुए इसे देखते हुए पूछने लगी थी। इतना तो सबको ही आता है, इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं। तुम अपना कप लेकर अंदर आ जाओ। वो माइका और अपना कप उठाता हो इसके पीछे ही चाय उठाकर लाई थी। जब वो दरवाजे पर रुक गया, इसके रुकने पर वो परेशान से इसे देखने लगी थी। मेरी दाएं जेब में पैसे निकालो, अभी थोड़ी देर में हम जब चलेंगे तब माई को कुछ रकम देकर जाएंगे, और ये रकम तुम इनके हवाले करोगी। वैसे अपनी जेब से पैसे निकालने के लिए कह रहा था। ये काम करना नूरम को बहुत अजीब लग रहा था। ना जाने कि उसके हाथ कांप से रहे थे। वो आहिस्ता से हाथ इसकी कमर के गिर्द लगे जेब में डालती हुई वहां से वॉलेट निकाल चुकी थी। कितने निकालूं? वो परेशानी से देखते हुए पूछ रही थी। जितने देने हैं इतने निकाल लो। वो कहकर अंदर दाखिल हो गया था, जबकि वो इसका वॉलेट उठाए इसके पीछे ही आई थी। कितनी देर लगती है चाय बनने में? तुम दोनों ये वाही चाय बना रहे थे या गप्पे लगा रहे थे? माई शरारती अंदाज में इन्हें देखते हुए मुस्कुराई थी। माई चाय तो ये बना चुकी थी, मैं बस लेने गया था। लीजिए पीजिए अपनी बहू की हाथ की चाय। वो चाय का कप इनके सामने रखते हुए कहने लगा तो नूरम सर झुका कर रह गई थी। अरे वाह मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी चाय बनाती है, मजा आ गया। रुक जा, तूने पहली दफा मेरे लिए कुछ बनाया है, तेरे लिए इनाम तो बनता है ना। वो अपने दुपट्टे में लगे गले से 100 का नोट निकालते हुए जबरदस्ती इसके हाथ में पकड़ाने लगी, तो बज़म के इशारे पर इसने मुस्कुराकर नोट अपने पास रख लिया था। जानती हूँ इसके 100 के नोट से क्या ही आएगा तेरे लिए, लेकिन तू छोटी सी बच्ची है, कोई बच्चों वाली चीज लेकर खा लेना। वो हंसते हुए बोली तो नूरम के लब्बों पर भी मुस्कुराहट खिल गई थी। इसे अंदाजा हो गया था कि माई काफ़ी हंसमुख है। ठीक है माई, कल सुबह माँ बेगम आएंगी आपको देखने के लिए, दुआ कीजिएगा। हम चलते हैं। बज़म उठकर खड़ा हुआ तो नूरम ने फ़ौरन अपनी मुट्ठी में दबाए पैसे माई से मिलते हुए इनके हाथ में पकड़ाए थे। इसकी क्या ज़रूरत थी बेटा? माई ने हैरत से देखते हुए पूछा था। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे माई, हम दोनों दोबारा आएंगे आपको देखने के लिए। वो पैसे इनके हाथों में पकड़ाती फ़ौरन बज़म के साथ बाहर निकल गई थी। वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये काम किया था। इसे अच्छा महसूस हो रहा था। किसी की मदद करना तो अच्छा ही होता है ना। शाबिर को अपने बेड पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे और कोई अजीब सी चीज़ हलचल महसूस करता उठ गया था। इसके पास बेहद पास और सिर गहरी नींद में सोई हुई थी, जबकि बेड पर इसे अब भी हलचल महसूस हो रही थी। इसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की तो इसे कमल के अंदर कोई चीज़ खुद उछलती कूदती नाचती नजर आई दी। किसी अनहोनी के एहसास ने इसने फौरन अपने पैरों के करीब से कमल हटाया और सिर के आगे आ गया कि वो चीज़ कुछ भी हो कहीं आसिर को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अपने सामने बेड पर खरगोश साहब को बैठे देखकर इसका असराब और तजस्सुस शाह की तरह बैठ गया था। वो सर पर हाथ मारकर रह गया। एक लम्हे के लिए नमूना तो इसे भूल ही गया था। इसने हाथ बढ़ाकर खरगोश को कान से पकड़कर अपने करीब किया था। तू मेरे बेड पर क्या कर रहा है? तुझे अलग से बेड दिया है ना, वहां जाकर सो जा। तू आधी रात को आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। जानता है मैं कौन हूँ? शाबिर शाह, लोग कामते हैं मेरे नाम से। और तुम मेरे बेड के अंदर आकर डिस्को डांस कर रहे हो। वो फिर से रात के 3 बजे वो इसे कान से पकड़े किसी छोटे बच्चे की तरह डांट रहा था। फिर जैसे इसे अपनी पोजीशन का एहसास हुआ था, ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये कोई इंसान थोड़ी है जिसे मेरी बातें समझ में आएंगी। आसिर के साथ रह रहकर मैं भी आसिर की तरह ही हो जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है अगर आप मेरे जैसे हो जाएंगे। वैसे भी हर वक्त खजूर की तरह शक्ल बनाकर कौन सा आपको वोट मिलना है, बेस्ट क्रूज ऑफ द ईयर। और आप मेरे बेबी को डांट क्यों रहे हैं? आपको पता नहीं इतने छोटे बेबी को डांटते नहीं और आप इसका कान मरोड़ रहे हैं। वो जैसे सदमे में थी। शाबिर ने फौरन नफी में सर हिलाया था। नहीं मेरा जान, मैं इसके कान मरोड़ नहीं रहा। मैं इसके कान पकड़कर इसे समझा रहा था कि इसने ऐसा दोबारा नहीं करना। मैं तुम्हारे बेबी के साथ कोई बदसलूकी थोड़ी करूंगा। इसकी शान में गुस्ताखी करके मैं तुम्हारी नाराजगी थोड़ी ना मोल ले सकता हूँ। इसकी नाराजगी के डर से वो फौरन बोला था। आजकल तो वो बात बात पर रूठती थी, तो फिर इसका कान रेड कैसे हो रहा है? वो गुस्से से अपने बनी रैबिट का कान देख रही थी, जो अंदर से सुरख लग रहा था। अरे जानू है ना, अरे जानवर है। और छोटे जानवरों के कान अंदर से ऐसे ही लाल सुरख होते हैं। इधर देख लो। इसे शाबिर ने इसका दूसरा कान इसके सामने किया था। बेकार में इस पर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा था, हालांकि इसने किया भी कुछ भी नहीं था। हाँ चले मान लिया आपने इसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन ये ऊपर कैसे आया? ये बताए मुझे। ये इतना छोटू सा है, बेड पर कैसे आ सकता है? इसने तो दूसरा सवाल किया था। उछल कर और कैसे? इनका काम क्या होता है? उछलना कूदना नाचना। ये काम वो हर एज में कर सकते हैं। इतना छोटू सा रैबिट कहीं भी जा सकता है। ये तो जमीन के अंदर भी जाएगा, पूरा घर खोद कर रख देगा। वो उसके सामने फ्यूचर का नक्शा खींच रहा था,
جس کی پرواہ کم سے کم اسیر کو تو نہیں تھی۔ بیبی ابھی رات ہے، آپ سو جاؤ، ہم صبح جا کر بہت سارا کھیلیں گے۔ وہ اسے اپنے پاس رکھی چھوٹی سی ٹوکری میں ڈالتی اس پر کمل ڈال گئی تھی، جبکہ شاویر کا ارادہ اس ٹوکری کو اٹھا کر کہیں دور پھینک کر آنے کا تھا۔ اتنا پیار وہ ایک جانور کے بچے سے پاس لیٹا، اپنی سانس کا بچہ تو اسے نظر نہیں آتا تھا۔ اندھیرا کر دوں تو شاید وہ اچھل کود کرنا بند کر دے گا۔ اس نے لائٹ آف کرتے ہوئے اسیر کے قریب آ کر کہا تھا، ارے وہ انسان کا بچہ تھوڑی ہے جو اندھیرے سے ڈر کر سونے کی کوشش کرے گا۔ اسیر نے اس کی عقل پر ماتم کی تھی، لیکن میں تو انسان کا بچہ ہوں نا، میرے اندر تو لائٹ آف ہونے سے ہی جذبات جاگ سکتے ہیں۔ وہ اس کے گرد اپنے اثار بناتے ہوئے بولا تو اسیر نے اندھیرے میں سے گھورا تھا، جبکہ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ کون سا اس کے ایکسپریشنز دیکھ رہا تھا؟ اس وقت وہ اپنے جذبات اس پر لٹانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم نے دن میں مجھے آئی لو یو کہا، بعد میں مکر گئی، اس بات کا حساب تمہیں اب دینا ہوگا۔ وہ اس کے لبوں کو گرفت میں لیتا نرمی سے چومتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے کہا ہی نہیں تھا۔ وہ سانس سے آزاد ہونے پر گہری سانس لے کر بولی، جبکہ اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ اس کے لبوں پر دوبارہ اپنا لمس چبا چکا تھا۔ اس کے انداز میں اب ذرا شدت تھی۔ جتنی دفعہ انکار کرو گی اتنی دفعہ سانسیں چھڑاؤں گا تمہاری۔ اس کے لبوں کے نرماہٹ کو اپنے لبوں سے محسوس کرتے وہ اس کے نرم ملائم گالوں کو شدت سے چومنے لگا تھا۔ میں بولوں گی ہی نہیں، ایسی نے جیسے بیچ کا رستہ نکالا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا، مطلب کہ تم مجھے خود کو پیار کرنے کے فل اجازت دے رہی ہو؟ وہ مزید پھیلا تھا، نہیں تو میں تو نہیں دے رہی اجازت۔ وہ فوراً مکر گئی تھی، تو پھر سے انکار کیا؟ تم نے پھر سے انکار کیا؟ شاویر نے اپنی آواز میں سختی لا کر کہا تھا۔ کیا کہا تھا تم سے؟ اگر آپ انکار کیا تو سانسیں چھڑا لوں گا تمہاری۔ اندھیرے میں اس کی گرم سانسوں کا لمس اسیر کو اپنے لبوں پر محسوس ہوا تھا۔ نہیں، میں نے تو انکار نہیں کیا، لیکن آپ خود ہی ڈرکولا بن گئے ہیں۔ اسے اپنی گردن پر جھکتے پا کر وہ فوراً بولی تھی، اچھا تو میں ڈرکولا بن گیا ہوں، تو مجھے اپنا خون پینے دو نا یار۔ یاد رکھنا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑوں گا اندر۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے ہوئے اسے پوری طرح سے خود میں قید کر گیا تھا، جبکہ آج تو اسیر سچ میں نہیں بول رہی تھی، بلکہ اپنا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے دوسرے ہاتھ کو اس کے گرد پھیلائے خود کو اس کے حوالے کرتے اس کے سینے میں چھپ سی گئی تھی، جبکہ اس کی نرم باہوں کا اثر اپنے گرد محسوس کرتے شاویر اپنے ہوش و حواس میں نہ رہا تھا اور نہ ہی اسیر کو رہنے دیا تھا۔ وہ اس پر ٹوٹ کر برستا اپنی محبت کو اس کے پور پر نچھاور کرتا چلا گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے جاگ رہا تھا، روحا کمرے میں نہیں تھی، وہ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل چکی تھی۔ کل رات کے بعد اس کا ری ایکشن کیسا ہوگا وہ ہرگز نہیں جانتا تھا۔ کیا وہ غصے میں ہوگی یا نارمل ہوگی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے دماغ میں کیا کیا چل رہا ہوگا، اور اب نہ جانے وہ کیسے اس کا جینا حرام کرے گی۔ سکھ چین تو ویسے بھی وہ اس پر حرام کر ہی چکی تھی۔ وہ یوں ہی بستر پر پڑا چھت کو گھورے جا رہا تھا جب وہ گہرے سرخ رنگ کی فراق میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کی تیاری بتا رہی تھی کہ آج خیر نہیں ہے، میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ الماری کے پاس آتی اپنی چادر نکال کر خود پر ڈال رہی تھی جب اسے روحا کی آواز سنائی دی۔ آواز نارمل ہلکی سی نہیں تھی، دبا دبا طوفان چھپا ہوا تھا اس کی آواز میں۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا تمہیں تمبو میں رکھا ہوا ہے کہ تم گھر جا رہی ہو؟ یہ گھر ہی ہے، وہ جل کر بولا تھا۔ میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اب کی دفعہ آواز میں ایٹیٹیوڈ بھی تھا۔ تمہارا گھر یہ ہے جہاں میں یعنی تمہارا شوہر رہتا ہے، مجاور کے لہجے میں حق بول رہا تھا۔ مجاور شاہ، حق مت جتانا مجھ پر۔ کل رات جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کے بعد میں تمہارا سر نہیں پھاڑا، اس کے لیے تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے، ورنہ جس طرح صبح تم یہاں مرے پڑے تھے نا، میں تمہارے ہی بندوق اٹھا کر تمہارے ہی سر میں گولیاں میں نے تمہارا سر نہیں پھاڑا، اس کے لیے تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے، ورنہ جس طرح تم یہاں صبح مرے پڑے تھے نا، میں تمہارے ہی بندوق اٹھا کر تمہارے ہی سر میں گولیاں بھر دینی تھی۔ اپنی کل رات والی شرمناک حرکت سر انجام دینے کے بعد بھی تم زندہ ہو، اس بات کے لیے شکرانے کے نفل ادا کرو، کیونکہ میرے ہاتھوں مرتے مرتے بچے ہو تم۔ وہ غصے سے اس کے پاس آتے ہوئے بولی، جبکہ مجاور نے اچانک اس کا بازو پکڑ کر اس نے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ وہ سیدھی اس کے سینے پر گری، اس کی باہوں میں قید ہوئی تھی۔ یعنی کہ کل رات میرا کیا گیا گناہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ جس کے لیے بدلے میں سزائے موت دی جاتی، لیکن مجھے لگ رہا ہے اندھیرے میں تم ٹھیک سے میرے گناہ کا حساب نہیں کر پائی۔ کیا لگتا ہے تمہیں روشنی میں تم یہ حساب کتاب زیادہ بہتر طریقے سے کر پاؤ گی؟ اپنے شوہر کے پیار کے مظاہرے کا ایک اور نظارہ کرواؤں؟ وہ اس کے بعد تو مجھے بتانا کہ اپنے شوہر کے پیار کے مظاہرے کا ایک اور نظارہ کرو، اور اس کے بعد تو مجھے بتانا کہ کیا اب میرا گناہ قابل موت بنا ہے یا نہیں۔ وہ مسکرا کر کہتا اس کے لال لپسٹک سے سجے لبوں پر اپنے لبوں کی گرفت جماتا اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کر گیا تھا۔ وہ پھر بھرا کر رہ گئی تھی اس کی باہوں میں، لیکن مجاور نے اسے چھوڑنے کے بجائے اس کے گرد اپنے حصار مزید مضبوط کرتے ہوئے پوری طرح سے اسے اپنی باہوں میں بے بس کر دیا تھا۔ سارے راستے کاکا نے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شرمان ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ کہتا تو وہ آگے سے ہوں ہاں کر دیتی تھی اور بس بات ختم۔ وہ کاکا تو کہیں کھو ہی گئی تھی، جس کی بولتی اس کے ساتھ کبھی بند نہیں ہوتی تھی۔ وہ جب اس کے ساتھ باہر آیا کرتی تھی بس یہی اس کا بک بک ہی کام ہوتا تھا، لیکن اب تو وہ بالکل بولنا ہی چھوڑ چکی تھی، اس سے بات کرتی ہی نہیں تھی۔ وہ تم واپس کالج کب سے جوائن کر رہی ہو؟ کافی چھٹیاں ہو گئی ہیں تمہاری، اب تمہیں دوبارہ سے کالج جوائن کر لینا چاہیے، پیپرز ہونے والے ہیں تمہارے۔
अम्मी ने मना कर दिया है। अम्मी कहती हैं 1-1.5 महीने में शादी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो कॉलेज वगैरह के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसने फ़ौरन जवाब दिया था, जबकि इसकी बात पर वो हैरान हुआ था। तो तुमने कॉलेज जाना बंद कर दिया? शादी जब होगी तब होगी ख्वाहिश, कम से कम अपनी पढ़ाई तो डिस्टर्ब ना करो। कम से कम तुम्हें बात करनी चाहिए थी चाची जान से, वो परेशानी से कहने लगा था, जिस पर काका ने मुंह बनाया था। हाँ बिल्कुल, इस घर में तो मेरी बहुत सुनी जाती है ना, जो मैं कहती हूँ फ़ौरन हो जाता है। मेरी बात मान लेते हैं सब। अब की दफ़ा वो गुस्से से बोली थी, मतलब इसका कॉलेज ना जाना इसे खुद को भी गुस्सा दिला रहा था। बेवकूफ़ लड़की, कम से कम तुम मुझे बता तो सकती थी ना। मुझे ये तो लगा था कि तुम अपने मेरे निकाह का शौक मना रही हो। वो ख़त्म होगा तो बाहर निकल कर आओगी और कॉलेज जाना भी स्टार्ट कर दोगी। मुझे क्या पता था तुम्हारा कॉलेज जाना बंद कर दिया गया है। अगर पता होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मतलब आप मेरा कॉलेज जाना वापस स्टार्ट करवा सकते हैं? वो उम्मीद से बोली तो यरमान मुस्कुरा दिया था। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है ख्वाहिश जो तुम्हारे लिए मैं नहीं कर सकता। तुम कल से वापस कॉलेज से जाना स्टार्ट कर दो। वो इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला था। थैंक यू, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। पता है एग्ज़ाम होने वाले हैं। वो सुकून से बोली थी जब यरमान इसके सामने अपना हाथ फैला गया था। नहीं, मैं खुद ही उतर जाऊंगी, इसकी ज़रूरत नहीं। वो उसका हाथ पकड़े बगैर गाड़ी से उतर गई तो वो अपना हाथ दोबारा से जेब में डाल गया था। अब वो उसे क्या पता था कि वो तो सिर्फ डेटिंग के रूल्स फॉलो कर रहा था, जो यहाँ आने से पहले मोमरेश ने इसे समझाए थे। खाना खाने के फ़ौरन बाद ही वो घर वापस जाने के लिए उठ गई थी। खाना भी इसने बराए नाम ही खाया था। अरे ये क्या बात हुई, ठीक से खाना खाओ, हम आराम से वापस घर चलेंगे। कोई जल्दी नहीं है। इसकी जल्दी जल्दी ख़त्म करने पर यरमानी से टोक गया था। नहीं, वो वारतका के लिए अम्मी ने बिरयानी बनाई है तो मैंने शाम को खा ली थी। अब मुझे भूख नहीं लगी। वापस चलते हैं, इतना लंबा सफ़र है, वापसी का भी 2 घंटे लग जाएंगे। जब वो जल्दी जल्दी बोल रही थी, जबकि अरमान समझ गया था कि वो बस जल्दी से दूर होना चाहती है। हवाइश यार, क्या मसला है? तुम नॉर्मल से रिलेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहती हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। अगर तुमने ये निकाह कर ही लिया है तो इस निकाह को कबूल करने में क्या मसला है तुम्हें? क्यों सबको परेशान करके रखा है? तुम्हारे उदास होने से या मुझसे दूर भागने से कुछ नहीं होगा। जो हो चुका है वो हो चुका है। अब इस रिश्ते को कबूल करो। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था। मैं कल भी तुम्हें चाहता था, आज भी तुम्हें चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें इसी नज़र से देखा है। तुम कभी भी मेरे लिए बहन नहीं थी और ये बातें अब मैं दोहराऊंगा नहीं। बेहतर होगा कि तुम इस सब चीज़ों को कबूल कर लो। अब की दफ़ा यरमान का लहजा सख्त हुआ था और पता नहीं कौन सी बात का शौक मना रही थी कोई। पहली दफ़ा तो ऐसा हुआ नहीं था इनके ख़ानदान में, तो कहीं सालों से कजन्स मैरिज होती आई थी, तो फिर इस रिश्ते में क्या मसला था? वो क्यों कबूल नहीं कर पा रही थी? मैं नहीं सोचती थी आपके बारे में ऐसा। मैं बहुत खास सोचती थी, आपको बहुत खास आपके साथ मेरा रिश्ता बदल जाएगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरे साथ आपका तलक ऐसा बनेगा, ऐसा रिश्ता होगा। हमारा नहीं चाहिए था मुझे अपनी ज़िंदगी में। मैं आपके रूप में ये इंसान, मुझे तकलीफ़ होती है जब मैं सोचती हूँ कि जब मैं आपको अपना भाई कहती थी, आप मेरे लिए ऐसी गंदी सोच रखते थे। गंदी सोच, वो उसके लफ्ज़ों पर हैरान रह गया था। गंदी सोच ही थी आपकी। मैं आपको अपना भाई समझती थी और आप पता नहीं मुझे क्या क्या बनाकर रखते थे। मैं आपके पास आती थी, आपके हाथ थामती थी। कई दफ़ा तो मैं आपके सीने से लगी, हर दफ़ा आपकी सोच गलत थी। मैं नादान आपको भाई भाई करती रही और आप ना जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचते रहे। आप मेरे लिए गंदी सोच रखते थे, ना जाने आपने क्या क्या सोचा होगा मेरे बारे में। आपकी सोच गंदी थी, आपकी जहानत गंदी थी। आपने कभी मुझे बहन समझा ही नहीं। जब जब मेरे पास आए, मुझे छुआ, मुझे हाथ लगाया, आपकी सोच गंदी थी, गंदी गजालत भरी थी। आपके दिमाग में जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचा होगा। मैं ना जाने अपनी सोचों में मेरे साथ क्या क्या। शट अप। वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी जब यरमान का हाथ उठा था। इसका दिल चाहा वो उसका मुंह तोड़ दे, जिसे इतनी गंदी बात वो कर रही थी, लेकिन वो चाहकर भी अपना उठाया गया हाथ इसकी गाल पर ना मार सका था। इसका दिल तो चाहा था कि इसे उधेड़ कर रख दे। इतनी गंदी सोच वो ऐसे कैसे सोच सकती थी इसके बारे में, जबकि काका खुद भी हैरान रह गई थी इसके एक्ट पर। वो हवा में हाथ उठाए से गुस्से से देख रहा था। वो अपने चेहरे पर हाथ रखती चीखती पीछे हट गई थी। यकीन नहीं आया था कि वो उस पर हाथ उठा सकता है। मेरा खुदा जानता है, मेरा खुदा जानता है मैंने तुमसे कितनी पाक मोहब्बत की है। अपनी सोचों को मैंने कभी भटकने नहीं दिया, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकती हो, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और अपना हाथ नीचे का तभी यकीनी के आलम में बोल रहा था। आपकी मोहब्बत कितनी सच्ची है सब पता चल चुका है मुझे। आपने खुद अपने लफ्ज़ों से इकरार किया है कि आपने कभी मुझे बहन नहीं समझा। तो फिर क्या समझकर मुझे अपने करीब करते थे? क्या समझकर मेरी ख्वाहिश पूरी करते थे? क्या समझ रखा था आपने मुझे? सब जानती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। सबको बच्ची लगती हूँ, लेकिन बच्ची हूँ नहीं। मैं एक औरत हूँ, औरत खुद पर उठने वाली हर गलत निगाह को समझ लेती है, लेकिन अफसोस में आपकी निगाहें नहीं पढ़ सकी, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं। खुदा के लिए मुझे घर छोड़ दें, मैं यहाँ आपके साथ एक सेकंड नहीं रहना चाहती। और अब भी अपने इसी लहजे में बोली थी, जो लहजा अरमान को इसकी तरफ नजर तक उठाने नहीं दे रहा था। इसने कोई जवाब नहीं दिया था। वो तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा तो काका इसके पीछे ही आई थी। वापसी पर रास्ते में इसने कोई बात नहीं हुई थी, ना वो कुछ बोला था और ना ही काका। सफर खामोशी से गुजरा था। ना जाने रात का कौन सा पहर था जब इसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। इसने एक नज़र अपने साथ सोए वारद को देखा था, फिर ध्यान बाहर से आती अद्दू की आवाज़ की तरफ चला गया था। वो आहिस्ता से बिस्तर से निकलती कमरे से बाहर निकल आई थी। रिदा के कमरे में अद्दू के रोने की आवाज़ तेज तर होती जा रही थी। इसने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर झांका तो वो बेड पर बुरी तरह से रो रही थी। और रिदा वो न जाने कौन सी दुनिया में खोई हुई थी कि पास बेड पर बिल्कुल साथ ही बच्ची के रोने की आवाज़ इसके कानों तक नहीं जा रही थी। वो तेज़ी से इसके पास आते हुए अद्दू को उठाकर अपने साथ लगा चुकी थी।
रिदा क्या तुम सो रही हो? इसने आहिस्ता से अद्दू को उठाकर अपने साथ लगाते रिदा से पूछा था, जिसकी तरफ से कोई जवाब न मिला था। बेचारी थक गई होगी, सारा दिन बच्ची के लिए हलकान होती रहती है, मैं इसे अपने साथ ही ले जाती हूँ, इसने सोचते हुए साथ टेबल के ऊपर पड़े दूध के डब्बे को उठाया था। आजकल रिदा इसे अपने साथ साथ दूसरा दूध भी पिला रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि इसके लिए अच्छा है। वो अद्दू को उठाकर कमरे से बाहर निकल आई थी। इसे प्यार से अपने साथ लगाकर बहलाते हुए वो थोड़ी ही देर में इसे चुप करवाने में कामयाब हो गई थी। कमरे में आकर इसने अद्दू को आहिस्ता से वारद के करीब बिठाया और खुद इसके लिए दूध बनाने लगी थी। अब तक इसने अद्दू के लिए ये काम नहीं किया था, लेकिन दिन में 2-3 दफ़ा देखा था, जिसके बाद वो ये काम सीख गई थी। वो थोड़ी ही देर में इसके लिए दूध तैयार करती इसके पास ही लेटकर इसे दूध पिलाने लगी थी, जब वारद की आंख अपने हाथ में लगते छोटे छोटे नन्हे पाँव से खुली थी। सो जाए अद्दू की बाबा, अभी रात है, सुबह नहीं हुई। वो इसे देखते हुए बोली तो वारद ने हैरत से पहले अद्दू को और फिर से देखा था। जीनत अद्दू की फीडर पकड़े से फीड करवाने में मसरूफ थी। अगर अभी तक सुबह नहीं हुई तो अद्दू कैसे सुबह सुबह पापा को गुड मॉर्निंग विश करने आ गई है। वो अपने सर के नीचे हाथ रखकर थोड़ा सा उठता अद्दू के ऊपर झुका था। वारद व अद्दू बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं वहाँ गई तो देखा कि रिदा सो रही है। मैं इसे जगाए बगैर ही अद्दू को उठाकर ले आई हूँ। आई नो मैंने बहुत बुरी हरकत की है, मुझे इसे बताकर आना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे बुलाया, वो सो रही थी, आगे से कुछ बोली नहीं। और अद्दू बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं सोचा मैं इसे उठाकर यहाँ ले आती हूँ, इसको फीड पिलाती हूँ, नींद में उतर जाए ना तो वहाँ छोड़ आऊँगी। वो इसे देखते हुए बोली थी। वो जानती थी इसे रिदा से पूछे बगैर बच्चे को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा ना रो रही होती तो वो इसे छोड़कर तो इसे वहाँ छोड़ सकती थी, लेकिन जिस तरह से वो रो रही थी वो चाहकर भी इसे इस तरह से रोते छोड़ नहीं सकती थी। वापस छोड़कर क्यों आओगी, यहीं रहेगी हमारे पास, अपने मम्मा पापा के पास सोएगी। नहीं वारद, रिदा परेशान होगी। अद्दू को अपने पास ना पाकर वो परेशानी से कहने लगी थी, मुझे तो नहीं लगता कि रिदा को कोई परेशानी होगी, और वैसे भी रिदा इन माओं में से है ही नहीं जो औलाद के लिए फिक्रमंद होती है। तुम परेशान मत हो, और रिदा की तो फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अद्दू आज यहीं पर है कि हमारे पास। वो प्यार से अद्दू के गाल चूमता हुआ इसके छोटे छोटे हाथों के साथ खेलने लगा था। ये अद्दू बात करना कब शुरू करेगी? वो किसी सोच के तहत बोला तो जीनत मुस्कुराई थी। अभी तो अद्दू बहुत छोटी है, वो बड़ी होगी तो बात करना शुरू करेगी ना। अभी इस काम में वो बहुत वक्त दरकार है, आप सब्र करें। ओके सब्र करते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि ये सबसे पहले मुझे पुकारेगी। वो इसके नन्हे नन्हे हाथों को चूमते हुए बोला था, इंशाल्लाह सबसे पहले पापा कहकर पुकारोगी अद्दू। अब आप सो जाए, सुबह फिर आपको अपने 1000 काम होंगे। मैं अद्दू को सुला दूंगी। ऐसा कोई काम नहीं है मुझे जो मेरी बेटी और मेरे प्यार में रुकावट बन सके। मेरे पास अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए वक्त ही वक्त है, और आज तो मेरी बेटी अपने बाबा के साथ रात को नीनी नीनी करने आई है। आज तो बाबा अपनी बेटी के साथ बहुत सारा प्यार करेंगे। वो पूरी तरह से अद्दू की तरफ मुतवज्जो था। इसकी निगाह इस छोटे छोटे वजूद पर जमी हुई थी, जबकि जीनत मसलसल वारद को देख रही थी। आप बहुत प्यारे इंसान है वारद, वो बेशक था। बोली तो वारद एक नज़र से देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। मेरी बेटी से प्यारा कोई भी नहीं। वो मुस्कुराकर दोबारा से अद्दू की तरफ मुतवज्जो हो गया था। आई लव यू वारद, आप बहुत बहुत अच्छे हैं। जीनत इसके गाल पर अपने हाथ रखते हुए बोली तो वारद की मुस्कुराहट में इजाफा हुआ था। मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा तुम्हें, ये सिर्फ मेरी है। ये मत सोचना कि तुम मुझे इस तरह से बातों में फुसलाकर मेरी बेटी ले लोगी। मैं तुम्हें अपनी अद्दू किसी कीमत पर नहीं दूंगा। वो अद्दू के गिद्ध अपना हिसाब बनाते हुए बोला था। वो खिलखिलाकर हंसी थी, लेकिन मैं तो अद्दू को लेकर रहूंगी। अरे ऐसे कैसे लेकर रहोगी? मैं दूंगा तो तुम लोगी ना, मैं तो अपनी बेटी नहीं दे रहा तुम्हें। तुम अपनी बेटी लेकर आओ, इसने मुफ्त मशवरा दिया था। मैं अपनी बेटी लेकर आऊंगी तो वो भी आप रख लेंगे, वो भी मुझे नहीं देंगे, मैं जानती हूँ। वो तो आएगी तो फैसला करेंगे ना, वो तुम्हारी बेटी बनेगी या फिर मेरी। मेरे ख्याल में ना आपकी बेटी बनेगी और ना ही मेरी। वो अद्दू की बहन बनेगी, मेरी छोटी सी बेटी की छोटी सी बहना। पर नरमी से अद्दू के गाल पर उंगली रखने लगी तो हर बार की तरह वो मुस्कुराई थी। अच्छा तो वो अद्दू की बहना होगी तो अद्दू तो इससे बड़ा प्यार करेगी। हाँ बिल्कुल, अद्दू अपनी बहना से प्यार करेगी और अद्दू की बहना अद्दू से। फिर हमसे प्यार कौन करेगा? इसके जवाब पर वो दोबारा से सवाल करने लगा था। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अद्दू की बहना अद्दू से प्यार करेगी और अद्दू अपनी बहना से। फिर हमसे प्यार कौन करेगा? ये तो सोचने वाली बात है। वो थोड़ी के नीचे हाथ रखते सोचने की अदाकारी करने लगी थी। मुझे पता है, वारद फौरन बोला तो जीनत ने इसे देखा था। अच्छा जी, तो क्या पता है आपको? वो मुस्कुराती हुई बिल्कुल इसी के अंदाज में अपने बाजू के सहारे सर को ऊंचा कर चुकी थी। मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुम मुझे प्यार करना। अब अद्दू तो अपनी बहन के साथ मसरूफ हो जाएगी, तो हम दोनों को प्यार करने वाला तो सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं ना। सो मसले का हल ये निकला है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे। इसने बड़े मजे से मसले का हल निकाला तो जीनत खिलखिलाकर हंसी थी। अरे यार हंस क्यों रही हो? सच तो कह रहा हूँ, मेरे पास बेहतरीन आइडिया है। अगर हमारी बेटियों के पास हमारे लिए टाइम नहीं होगा तो हम एक दूसरे के साथ प्यार कर लेंगे। चलिए जी, मान लिया आपकी बात। अब आप बिल्कुल चुप हो रहे हैं। मैं आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मेरी बेटी सोना चाहती है। अद्दू हर थोड़ी देर के बाद वारद की आवाज़ सुनकर आंखें खोल देती थी, इसीलिए अब की बार इसने वारद को खामोश रहने का इशारा किया था, जिस पर वो फौरन अपने लबों पर उंगली रखता अद्दू के बिल्कुल साथ लेटते से देखने लगा था। सीनत इसे आहिस्ता था थबकती सुलाने की कोशिश कर रही थी, जब इसने देखा कि इसके साथ
جب اس نے دیکھا کہ ادو کے ساتھ ساتھ ادو کا باپ بھی گہری نیند میں اتر چکا ہے، وہ نرمی سے مسکراتے دونوں پر کمبل برابر کرتی ادو کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا تھا بچہ سنبھالنا مشکل نہیں تھا، لیکن اسے کہیں نہ کہیں یہ پریشانی بھی تھی کہ ادو کو لے کر کہیں ریدا پریشان نہ ہو۔ لیکن اب تک تو باہر بالکل خاموشی تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ اگر ریدا اس کی طرف آئی تو وہ اسے بتا دے گی، لیکن شاید ریدا اب تک سو رہی تھی۔